अच्छा, मैंने ये पीडीएफ शेयर किया था, क्या इससे तुम लोगों ने सम्स जो भी है ये किया था? जिसमें से कुछ शायद हम लोगों ने कर लिया है क्लास में, बट मुझे उतना याद नहीं कौन कौन सा हो गया है। क्या तुम लोगों ने यहाँ से कुछ भी ट्राई किया है? रोशनी, ज्योति, कुछ भी ट्राई किया है यहाँ से? हेलो। না দিদি, করা হয়নি। करा है नहीं? ज्योति? नहीं मैम, कोई कोई जिस पे सिर्फ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी करना था वही किया। बाकी नहीं हो रहा है क्या, या फिर नहीं किए हो? नहीं किया, नहीं अभी। अच्छा, ठीक है, तो चलो अब कर लेते हैं। और एक दो जो थ्योरी बाकी है उसे करके मेटेरियल को अब हम लोग कंप्लीट करते हैं। तुम लोग मेटेरियल रेडी करो, ठीक है? हम मेटेरियल के ऊपर एक टेस्ट लेंगे। मेटेरियल को रेडी करो, क्योंकि आज मेटेरियल खत्म हो जाएगा और जो थोड़ा बहुत थ्योरी रहेगा वो बता देंगे, ठीक है? अगर कुछ बचा है तो मुझे मेन मेन जो भी वो तो मैंने बता ही दिया है। अच्छा, एक बार ये मुझे बताओ, क्या इलास्ट्रेशन 1 हमारा किया हुआ है? क्या तुम लोगों ने किया है? बताओ, नहीं तो थोड़ा सा बता ही दो क्या होगा आंसर इलास्ट्रेशन 1 का। देखते हैं तुम लोग को याद है कि नहीं। कैलकुलेट ईओ क्यू। ईओ क्यू कैलकुलेट करने बोला है, यहीं पर करके दिखाते हैं हम, ठीक है? ईओ क्यू कैलकुलेट करने बोला है। चलो बताओ, ईओ क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? बताओ। √2 into annual consumption into ordering cost divided by carrying cost। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, पर ये याद, हाँ ये याद रखोगे तो गलत नहीं होगा। अच्छा चलो बताओ, एनुअल कंजम्पशन कितना है क्वेश्चन के हिसाब से? 10,000। 10,000। अच्छा, ऑर्डरिंग कॉस्ट? 50। 50। अच्छा, कॉस्ट पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल 2 है, मतलब 1 किलो रॉ मटेरियल का प्राइस है 2 रुपए और उसे रखने का खर्चा है 8%। स्टोरेज कॉस्ट यानी कैरिंग कॉस्ट, तो कैरिंग कॉस्ट हमें लेना है 1 यूनिट का 1 साल का, ठीक है? तो किसके ऊपर कैरेज कॉस्ट अप्लाई होगा? मेटेरियल कॉस्ट के ऊपर, क्योंकि मेटेरियल को स्टोर करके रखना है, कैरी करना है। तो 2 रुपए के ऊपर कितना परसेंट? 8%। अब बोला है देखो, ऑन एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री के ऊपर तो 8%, ठीक है? तो बताओ कितना होता है ओवरऑल, बताओ कितना होगा कैलकुलेट करके। कैलकुलेटर से करो, ये दिखाते हैं, कैलकुलेटर से करो। बोलो कब? 2500 है। 2500 केजी, ठीक है? 2500 ये हो जाएगा आंसर। ये इंटू कर लो 8% के साथ, फिर रूट वूट कर लो, तो आंसर आ जाएगा 2500 किलो, ठीक है? अच्छा, ये मुझे जितना लग रहा है ये हमारा आई थिंक किया हुआ है, ठीक है? अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं, इलास्ट्रेशन 2। अच्छा, एनुअल एवरेज कंजम्पशन देखो, एनुअल एवरेज कंजम्पशन ऑफ ए मटेरियल इज 18250 यूनिट एट अ प्राइस ऑफ 36.50। द स्टोरेज कॉस्ट बता दिया है, प्लेसिंग एन ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट, हाउ मच क्वांटिटीज टू बी परचेस्ड एट ए टाइम। अगर ऐसा पूछ रहा है तो बताओ क्या कैलकुलेट करने बोल रहे हैं? तुम लोग के पास भी तो क्वेश्चन है, या फिर तुम लोग स्क्रीन से देख लो, यहाँ से देख के बताओ। एनुअल कंजम्पशन बता दिया है कितना, 18,250 एट ए प्राइस ऑफ 36.50 पर यूनिट। ये कौन सा प्राइस है बता सकते हो? ये कौन सा प्राइस है? मेटेरियल, हाँ बोलो। बोलो कौन बोल रहे थे? 36.50 क्या होगा? पढ़ के देखो ना, द एवरेज एनुअल कंजम्पशन ऑफ ए मेटेरियल इज 18,250 यूनिट। अच्छा, मैम हाँ ज्योति बोलो। वो कॉस्ट
पर रॉ मटेरियल ऐसा कुछ? हाँ, रॉ मटेरियल का कॉस्ट है वो, पर किलो का, पर यूनिट का। गुड इवनिंग इंकी। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। अच्छा, सही बोल रहे हो। देखो ज्योति, 18,250 ये क्या है? ये यूनिट है। यूनिट मतलब साल भर में इतना हमें चाहिए। जैसे पहले का यूनिट दिया हुआ था किलो, इसमें नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं, यूनिट बताया है तो हम लोग यूनिट यूज करेंगे। प्राइस ये जो है ये किसका है? देखो ना, पढ़ के हम लोग समझ जाएंगे, ऐसा कोई बात नहीं कि नहीं समझ में आएगा। द एवरेज एनुअल कंजम्पशन, इसका मतलब एवरेज कितना साल भर में कंजम्पशन होगा मेटेरियल का, दैट इज 18,250 यूनिट। और इसका प्राइस क्या है? 36.50 पर यूनिट। यानी ये जो मेटेरियल हम लोग यूज करेंगे उसका प्राइस है, यानी रॉ मेटेरियल प्राइस पर यूनिट हो गया कितना? 36.50। देखो ये अगर हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि कौन सा वैल्यू किसको डिनोट कर रहा है तो फिर हम लोग कैसे करेंगे, तो प्रॉब्लम हो जाएगा फिर। देखो, अच्छा अब तुम लोग बताओ, नेक्स्ट है द स्टोरेज कॉस्ट इज 20% ऑन एन एवरेज इन्वेंट्री। तो स्टोरेज कॉस्ट मतलब कौन सा? क्योंकि मेटेरियल खरीदने जाओगे तीन कॉस्ट लगता है, एक परचेस, एक स्टोरेज और एक मतलब स्टोरेज को जिसे हम लोग कैरिंग कॉस्ट बोलते हैं, और एक क्या होता है? ऑर्डरिंग कॉस्ट। ये तीन तरह का कॉस्ट होता है ना, जिसमें परचेस कॉस्ट पता चल गया एक यूनिट का। अब इतना यूनिट का निकालना है नहीं निकालना है वो अलग बात है। हम लोग को पूछा है क्या निकालने के लिए? हाउ मच क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब कितना यूनिट हमें परचेस करना चाहिए एट ए टाइम। हमें एट ए टाइम वही परचेस करना चाहिए जो हमारे लिए चीपेस्ट होता है, ठीक है, दैट इज ईओक्यू। यानी हमें क्वेश्चन में तो ईओक्यू कैलकुलेट करने बोला है। अब ईओक्यू का फॉर्मूला तो मैंने समझाया था कैसे होता है, 2 इंटू ए सी इंटू ओ सी डिवाइडेड बाई, हाँ हाँ, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। अच्छा, अब एनुअल कंजम्पशन 18,250, ये सब हमें क्वेश्चन बता देगा, बस हमें समझना है कि कौन सा पॉइंट क्या बता रहा है। अच्छा, ऑर्डरिंग कॉस्ट बताओ, पढ़ के बोलो। द स्टोरेज कॉस्ट इज 20% ऑन एन एवरेज इन्वेंट्री। बताओ स्टोरेज कॉस्ट यानी उस मेटेरियल को होल्ड करके रखने का खर्चा 20% है, ठीक है। तो किस 20% बता रहा है, बट रुपीज कितना होगा? मतलब अगर 100 रुपए का मेटेरियल खरीदेंगे उस पे 20% उसे रखने का ही खर्चा लग जाएगा, यानी कैरिंग कॉस्ट बन जाएगा 120 रुपया अगर मेटेरियल 100 रुपए का है तो हमें कितना परसेंट लगाना है? 20%। तो बताओ अब मेटेरियल को स्टोर करने का, दैट इज स्टोरेज कॉस्ट यानी कैरिंग कॉस्ट कितना होगा? बताओ। अभी तो इसके पहले वाले सम्स में ही तो हम लोगों ने किया, किस पे अप्लाई होता है स्टोरेज कॉस्ट? बताया भी मैंने अभी कि किस पे अप्लाई होगा। रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल परचेस प्राइस पे ना, इतने रुपए में खरीद रहे हैं लेकिन और भी 20% हमें लग जाएगा इसके ऊपर अगर इसको हमें होल्ड करना है। तो बताओ कितना हो जाएगा? 36.50, ये देखो यहाँ पर करके दिखा, 36.50 इंटू 20%, ये रहा 36.50 इंटू, इंटू कहाँ चला गया, दिख भी नहीं रहा है, हाँ ये रहा, इंटू 20% इक्वल टू, तो कितना हो गया? 7.3, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कितना लिखेंगे? यहाँ पर हम लोग 7.3 लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब बताओ ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना होगा? अब क्या बोला? एंड द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर का मतलब एक ऑर्डर करने का खर्चा। तो एक ऑर्डर करने का खर्चा हमें बता दिया है 50। अब इसे कैलकुलेट करके बता दो कितना होगा। बताओ कैलकुलेट करके कितना होगा, वही हमारा ईओक्यू हो जाएगा। चलो कैलकुलेट करके बताओ। 500 यूनिट। 500 यूनिट, करेक्ट, 500 यूनिट होगा। अच्छा, तुम लोग को किसको क्या प्रॉब्लम हो रहा है तुम लोग मुझे बोल सकते हो कि क्वेश्चन पढ़ के नहीं समझ में आ रहा है या फिर कुछ भी, तो तुम लोग डिस्कस करो। क्योंकि देखो हम धीरे धीरे ही करवा रहे हैं सारा चैप्टर, ऐसा नहीं कि जल्दी करवा रहे हैं, ताकि तुम लोग का ग्रिप रहे चैप्टर में। इसीलिए हम, तुम लोग को कोई भी डाउट है, नहीं समझ में आ रहा है तो पूछो, नहीं तो मुझे नहीं पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, ये क्वेश्चन था, देखो इसको भी एक बार डिस्कस कर लेते, देखते हैं तुम लोग को फॉर्मूला याद है कि नहीं, ठीक है। कोई बात नहीं, अगर याद नहीं है तो एक बार कॉपी में देख लो, ठीक है, देख के फिर बताने का मुझे कोशिश करो।
यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो कंपोनेंट है ए और बी, ठीक है। अच्छा, इन लोगों का ए और बी ये दो कंपोनेंट यूज किया जाता है प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। नॉर्मल यूसेज का मतलब है कि नॉर्मली ये दो कंपोनेंट पर वीक के हिसाब से नॉर्मल यूसेज बताए कि हफ्ते में कितना यूनिट चाहिए होता है। जैसे सबके घर में फूड कंजम्पशन का एक नॉर्मल यूसेज होता है ना, कि नॉर्मली इतना चाहिए होता है, ठीक है, और उससे कभी कभी ज्यादा कम भी हो जाता है। तो नॉर्मल यूसेज है 300 यूनिट पर वीक, दोनों के लिए सेम है। मैक्सिमम कितना लग सकता है, ज्यादा से ज्यादा 450 यूनिट पर वीक, और मिनिमम कितना हो सकता है 150 यूनिट्स पर वीक। रीऑर्डर क्वांटिटी मतलब हम लोग जब फिर से ऑर्डर करते हैं, क्योंकि कंजम्पशन होगा तो वो खत्म होते जाएगा, तो खत्म होते जाता है तो हम लोग फिर से ऑर्डर करते हैं, तो उस कितने क्वांटिटी में ऑर्डर करें, 2400 और 3600, ठीक है। रीऑर्डर पीरियड, अब कितना दिन हम लोग छोड़ छोड़ के ऑर्डर करेंगे, ए का अपना एक रीऑर्डर पीरियड दिया हुआ है और बी का अपना एक रीऑर्डर पीरियड दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हमें पूछा गया रीऑर्डर लेवल क्या होगा, तो बताओ रीऑर्डर लेवल का मैंने शॉर्टकट फॉर्मूला भी बताया। अब तो सबका एमसीक्यू हो गया है, तो वो प्रेजेंटेशन वाला तो बात रहा नहीं। तो रीऑर्डर लेवल बताओ क्या होता है। सिंपल मैंने बताया था, मैक्स यूटी, देखो तुम लोग को याद आ, यूटी मैक्स यूटी, तो मैक्सिमम यूसेज इनटू मैक्सिमम टाइम, ठीक है। तो बताओ प्रोडक्ट ए का मैक्सिमम यूसेज कितना है, हम लोग सपोज प्रोडक्ट ए का निकाल रहे हैं, प्रोडक्ट ए मैक्सिमम हम लोग कितना यूज कर सकते हैं। मैक्सिमम यूसेज 445 445, 40 नहीं सॉरी 440 हाँ 450 ना, 450 वही 450, मैम। हाँ हाँ वही 450। और मैक्सिमम टाइम, टाइम कितना हो रहा है मैक्सिमम टाइम, हाँ 6 वीक है ना, 6 वीक। अच्छा, तो बताओ कितना आंसर आ रहा है इसका कितना आ रहा है, यहाँ पर नीचे लिखेंगे तो बी का भी लिख 2700 है ना। अच्छा, ये ए का हो गया। सिमिलरली बी का बता दो, बी का मैक्स, बी का भी सेम होगा ना, रीऑर्डर लेवल मैक्स यूटी, तो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कितना है 450, इसमें भी क्योंकि अलग दिया नहीं है तो वही लेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन में अगर अलग बताएगा तो अलग लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, और उसके बाद मैक्सिमम बी का कितना होता है 2 to 4 वीक, तो मैक्सिमम 4 वीक लगेगा, तो कितना हो जाएगा 17 नहीं 1800 हो रहा है क्या, हाँ 1800 हो गया। तो रीऑर्डर लेवल, अच्छा अब रीऑर्डर लेवल, अब मिनिमम लेवल हमें ढूंढना है। तो मिनिमम लेवल का फॉर्मूला क्या था, देखो आर ओ एल माइनस, क्या था आर ओ एल माइनस नॉर्मल यूटी, है ना। तो आर ओ एल प्रोडक्ट ए, कंपोनेंट ए का आर ओ एल 2700, अच्छा नॉर्मल यूसेज इनटू नॉर्मल टाइम बताओ, नॉर्मल यूसेज कितना है 300 300, करेक्ट। और नॉर्मल टाइम, देखो जो नॉर्मल होता है वही एवरेज होता है, ये मैंने पहले भी बताया। हाँ 5 हो रहा है क्या, हाँ 5 हो रहा है। जो नॉर्मल होता है वही एवरेज होता है, तो 4 और 6 का एवरेज करो टाइम का, तो वो नॉर्मल टाइम मिल जाएगा। एवरेज इतने दिन में आ जाता है, मतलब नॉर्मली इतने दिन में आ जाता है, तो ये 5 होगा। देखो 4 + 6 डिवाइडेड बाई 2 यानी 5 वीक, ठीक है। तो 2700 माइनस 1500, तो ये कितना हो जाएगा 12, हाँ 1200। सिमिलरली बी के लिए बताओ, आर ओ एल इसका अलग है 1800 माइनस, इसका भी नॉर्मल यूसेज 300 लेंगे इनटू, ये बता दो 2 to 4 वीक का एवरेज करना पड़ेगा ना, क्योंकि हमारे पास बताया नहीं है कि नॉर्मल टाइम या फिर एवरेज टाइम नहीं बताया है, तो हम लोग इसको यूज करेंगे। सपोज क्वेश्चन में अगर ये भी मिसिंग रहता ना, ये नॉर्मल यूसेज जो है ये अगर मिसिंग रहता, तो हम लोग मैक्स और मिनिमम दोनों का एवरेज लेके सम्स को कर सकते थे, बिकॉज नॉर्मल सब्सटीट्यूट हो जाएगा एवरेज के साथ, अगर हमें क्वेश्चन में अलग से नॉर्मल यूसेज नहीं बताया है तो। ये सब पॉइंट थोड़ा सा लिख लो तुम लोग अपने हिसाब से एक शॉर्टकट नोट बना के, तो क्या होगा ना कि बाद में जब तुम लोग खुद का सम्स वगैरह प्रैक्टिस करोगे, कुछ भी प्रैक्टिस करोगे, तो तुम लोग आइडेंटिफाई कर पाओगे इजीली। ये छोटा छोटा पॉइंट तुम लोग नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। तो ये बताओ क्या हो जाएगा 2 to 4, 3
3 हो रहा है ना, 4 + 2 डिवाइडेड बाई 2, एवरेज करेंगे तो 6/2, 3 हो गया। तो 1800 डिवाइडेड बाई 900, तो कितना हो जाएगा 1800 डिवाइडेड बाई 900, 900 यूनिट है ना, 900 यूनिट हो गया। अच्छा अब एवरेज स्टॉक लेवल बताओ, एवरेज स्टॉक लेवल बताओ। एवरेज तो बहुत इजीली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, मैक्सिमम स्टॉक लेवल प्लस मिनिमम स्टॉक लेवल डिवाइडेड बाय 2। कुछ नहीं बताएगा तो हम लोग ये सिंपल सा फॉर्मूला यूज कर लेंगे, बाकी और एक फॉर्मूला भी होता है। बताओ एवरेज कितना हो रहा है, एवरेज स्टॉक लेवल, एवरेज ए का निकाल लेते हैं, तो मैक्सिमम स्टॉक प्लस मिनिमम डिवाइडेड बाय 2, तो मैक्सिमम कितना है। अच्छा मैंने मैक्सिमम तो निकाला ही नहीं, चलो मैक्सिमम पहले निकालते तब तो एवरेज निकालेंगे, सॉरी तुम लोग भी बोल नहीं रहे हो। चलो मैक्सिमम स्टॉक लेवल कैसे कैलकुलेट किया जाता है, मैक्सिमम ए का निकालेंगे तो ROL प्लस हो जाएगा, उसमें माइनस होता है, इसमें ROL प्लस हो जाएगा, इनटू क्या हो जाएगा मिनिमम मीन यूटी, मीन यूटी। तो बताओ कितना होगा ए का ROL कितना है 2700, मिनिमम यूसेज इनटू मिनिमम टाइम किसका लेना है ए का मिनिमम यूसेज कितना है 150 और मिनिमम टाइम कितना है 4 to 6 वीक, तो 4 मिनिमम टाइम। तो बताओ कितना होगा। अच्छा ROL प्लस ROQ, अच्छा सॉरी यहाँ पर और एक पॉइंट जाना चाहिए, ROL प्लस ROQ होता है, ROQ माइनस मीन यूटी, माइनस मीन यूटी, ठीक है। तो ROQ है 2400, तो यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर ROL 2700 माइनस ROQ यानी EOQ, ठीक है। जो ROQ होता है रीऑर्डर क्वांटिटी या फिर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, सेम बात है। तो बताओ कितना होगा 2700 प्लस 2400 माइनस ये 150 इंटू 4 कितना होगा 4500। 4500, अच्छा 4500, तो ये मैक्सिमम आ गया। अच्छा अब मैक्स ऑफ बी निकाल लेते हैं, मैक्स ऑफ बी कितना हो जाएगा ROL कितना है 1800, फिर प्लस करेंगे ROQ 3600 और माइनस करना है मिनिमम यूसेज इनटू मिनिमम टाइम, मिनिमम यूसेज कितना है, मिनिमम यूसेज है ये 150 लेना पड़ेगा, अलग तो कुछ नहीं दिया हुआ है, और मिनिमम टाइम अलग से दिया हुआ है 2 वीक, तो ये देखो कितना होगा, बताओ कितना होगा 1800 प्लस 3600 माइनस 300 कितना होगा 5100। 5100, अच्छा ठीक है। अब इसका एवरेज बता दो, ए का एवरेज कितना होगा मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइडेड बाय 2, तो 4500 प्लस 1200 डिवाइडेड बाय 2, तो एवरेज बताओ ए का एवरेज कितना होगा, हम यहाँ पर लिख रहे हैं ए का एवरेज ऑफ ए, तो 4500 प्लस 1200 कितना हो जाएगा 5700 डिवाइडेड बाय 2 करके बताओ कितना होता है। आई थिंक 2850 हो रहा है, देखो 2850 हो रहा है, चेक कर लो। हाँ ठीक है। अच्छा अब फिर से एवरेज ऑफ बी निकालो, एवरेज ऑफ बी, उसमें भी वही मिनिमम और मैक्सिमम 900 और 5100, तो ये हो जाएगा 6000, 6000 बाई 2, 6000 बाई 2 तो ऐसे ही कैलकुलेट कर लेंगे, कितना हो जाएगा 3000, 6000 बाई 2 3000 हो जाएगा, 3000 यूनिट एवरेज ऑफ बी, 3000 यूनिट हो जाएगा। ये एक फॉर्मूला से है, ठीक है, जो जिसमें हम लोग मैक्स प्लस मीन बाय 2 कर रहे हैं। और एक फॉर्मूला भी होता है जिसमें मीन प्लस हाफ ऑफ EOQ हो जाएगा, मीन प्लस हाफ ऑफ EOQ, ठीक है। तो मीन क्या है, ए का मीन है 1200, 1200 प्लस हाफ ऑफ EOQ, क्योंकि हो सकता है ऑप्शन में ये वाला रहे, तो तुम लोग को ये फॉर्मूला भी आना चाहिए। EOQ कितना है 2400, तो फिर 1200 और ये 1200 कितना हो जाएगा 2400 ही होगा, चेक करके देखो 2400, ये ए के लिए। और बी के लिए कितना हो जाएगा मीन यानी 12 यानी ये 900, ये 900 प्लस हाफ ऑफ EOQ कितना है, EOQ है 3600। अब 3600 बाई 2 कितना होता है 1800, 2700, तो 2700 यूनिट आएगा, दोनों में अलग अलग आंसर आएगा, ठीक है।
तो अगर ऑप्शन में कुछ भी रह सकता है ना, ऑप्शन जो रहेगा वो तो सोल्यूशन किया हुआ आंसर के हिसाब से ऑप्शन रहेगा। अब अगर वो लोग एवरेज वाला फॉर्मूला ले रहा है तो उसमें ऑप्शन कुछ और रहेगा, और अगर ये वाला फॉर्मूला ले रहा है तो फिर उसमें ऑप्शन कुछ अलग रहेगा। तो इसमें देखो दोनों फॉर्मूला आना चाहिए, क्योंकि हमें डायरेक्ट आंसर तो करके आना है नहीं कि अपने हिसाब से जो फॉर्मूला याद है उसी को हम लोगों ने अप्लाई कर दिया। अच्छा, तुम लोग को कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बताते जाओ, क्योंकि देखो अब मटेरियल खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, तो डाउट क्लियर भी तो होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं कौन सा क्वेश्चन था। यहाँ पर इन्वेंट्री रेशियो बोला था, चलो बताओ इसका क्या होगा इन्वेंट्री रेशियो का। इन्वेंट्री रेशियो ये सब तो मैंने तुम लोग को डिटेल्स में सारा कंसेप्ट समझाया है कि क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करना पड़ता है। तो बताओ, कंप्यूट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का मतलब है कि हमारा कंजम्पशन कैसा हो रहा है, ठीक है। उसका दो तरह का होता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, एक तो फिनिश गुड्स के ऊपर होता है, एक रॉ मटेरियल के ऊपर होता है। क्या क्वेश्चन देख के तुम लोग बता सकते हो कि ये फिनिश गुड्स के टर्नओवर के बारे में बताया है या फिर रॉ मटेरियल के टर्नओवर के बारे में बताया है? क्या क्वेश्चन देख के समझ में आता है? बताओ मुझे। दो रॉ तरह। मटेरियल पे है। हाँ, रॉ मटेरियल पे है, मटेरियल कंज्यूम्ड है, ठीक है। तो रॉ मटेरियल का टर्नओवर का मतलब है कि कितने जल्दी जल्दी हमारा रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स बन रहा है। सपोज ये यहाँ पर रॉ मटेरियल है, ठीक है। यहाँ से ये फैक्ट्री में जाता है, ठीक है। ये फैक्ट्री यहाँ पर प्रोडक्शन का काम चल रहा है, फिर वहां से फिनिश गुड्स बनता है, ठीक है। फैक्ट्री से फिनिश गुड्स बाहर आ रहे हैं। तो ये रॉ मटेरियल का टर्नओवर रेशियो मतलब रॉ मटेरियल कितने बार ये फैक्ट्री में जा रहा है, कितने बार इसका टर्नओवर हो रहा है, ठीक है। तो इसमें हमारा फॉर्मूला क्या था, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, कोई भी टर्नओवर रेशियो में नीचे आ जाएगा एवरेज, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे एवरेज ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, एवरेज ऑफ रॉ मटेरियल, और ऊपर आ जाएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। तो बताओ एवरेज ऑफ रॉ मटेरियल कितना है, एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना है। एवरेज कैसे निकाला जाता है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो, हाँ बताओ कितना हो रहा है, 13 13,000. 13,000। ये देखो 10,000 प्लस 16,000 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो 26,000 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो 13,000 आ गया। और कंज्यूम्ड देखो यहाँ तो गिवन है, हमें कैलकुलेट भी नहीं करना, हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं। मतलब हमारा 78,000 कंज्यूम्ड हो जाता है, और मतलब ये अगर ईयरली डेटा है तो ईयरली मंथली जैसा भी है, वो तो कुछ नहीं बताया है कि डेटा किस पैटर्न का है। तो 78,000 रुपीज का रॉ मटेरियल कंज्यूम जब होता है, ऑन दैट मोमेंट हमारे पास स्टॉक में 13,000 का रॉ मटेरियल रह जाता है, ठीक है। तो अब बताओ कितना टर्नओवर हो रहा है, डिवाइड करने से मिल जाएगा। 6,000. 6,000 नहीं, 6 हो रहा है सिर्फ, 6 टाइम्स, ठीक है। 6 टाइम्स मतलब 6 बार टर्नओवर हो जाता है। मतलब ये रॉ मटेरियल फैक्ट्री में एक बार पहुंचता है, फिर 2 बार, फिर 3 बार, फिर 4 बार, फिर 5 बार, फिर 6 बार। और किस रेस्पेक्ट में 6 टाइम्स, अगर ये ईयरली डेटा है, देखो यहाँ दिया हुआ नहीं है कि ईयरली, अगर ये ईयरली डेटा है यानी इस पूरे साल में 6 बार ये फैक्ट्री में जाता है प्रोडक्शन के लिए, रॉ मटेरियल से वो फिनिश गुड्स में ट्रांसफर होता है। अगर ये मंथली डेटा है तो पूरे मंथ में 6 बार होता है, ठीक है। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं। और वैसे यहाँ पर दिया कुछ नहीं है, अगर दे देता ईयरली है मंथली है तो हम लोग उस हिसाब से कर लेते। अच्छा, ये तो मैंने करवा दिया था, इसको और नहीं करवा रहे। इलास्ट्रेशन 5 ये करवा दिया था मैंने, ठीक है। अच्छा, इलास्ट्रेशन 6 ये भी शायद करवा दिया था। फीफो लिफो, क्या ये मैंने करवा दिया था? फीफो लिफो मैंने करवाया है। सिंपल एवरेज वेटेड एवरेज ये तो कंफर्म है मैंने करवाया है। सिंपल एवरेज वेटेड एवरेज ये लास्ट क्लास में करवाया था, लास्ट क्लास नहीं हुआ था, उसके पहले वाले क्लास में। और ये फीफो लिफो भी मैंने करवाया है, ठीक है। ये फीफो लिफो करवा दिया। ये शायद नहीं करवाया फीफो मेथड का, ये वाला शायद नहीं करवाया है। ये भी सेम प्रोसेस से ही होगा, फीफो मेथड का है।
ये कितना नंबर क्वेश्चन है? इलास्ट्रेशन 7। क्या तुम लोग अपने कॉपी देख के मुझे बता सकते हो कि इलास्ट्रेशन 7 हुआ था कि नहीं हुआ था? मुझे भी मिल जाएगा, लेकिन पता नहीं कौन से स्लाइड में है, और मैंने नंबर दिया कि नहीं वो बड़ा দিদি হয়ে গেছে। होएगा। अच्छा ना, इलास्ट्रेशन 7 करवा दिया मैंने। अच्छा, ये इलास्ट्रेशन 8 ये नहीं करवाया शायद। না এটা হয়ে গেছে। এটা হয়ে गया इलास्ट्रेशन 8 ओनली लीफो। अच्छा, ये नहीं करवाया है, ये एकदम श्योर है कि ये मैंने नहीं करवाया, क्योंकि ये मेथड जो है ये मैंने बताया नहीं है। ठीक है, यहाँ पर बोला है प्रिपेयर स्टोर लेजर अकाउंट शोइंग प्राइस ऑफ मटेरियल इश्यूज ऑन रिप्लेसमेंट प्राइस बेसिस। ठीक है, ना तो फीफो, ना तो लीफो, ना तो सिंपल एवरेज, ना तो वेटेड एवरेज। यहाँ पर किस तरह से करना है? रिप्लेसमेंट प्राइस बेसिस फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर, हमें रिप्लेसमेंट प्राइस बेसिस पे करना है। क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है @4, फिर रिसिप्ट दिया हुआ है, मतलब खरीदा गया है 100 यूनिट @4.10, इशू किया गया है 300 यूनिट टू जॉब एक्स वाई। जॉब एक्स वाई मतलब जॉब मतलब हर एक काम का जो है ना वो नाम रख दिया जाता है ताकि समझ में आए। जैसे अब कैसे बोलेगा कि रॉ मटेरियल वहां ट्रांसफर कर दो, इधर कर दो, उधर, वैसे नहीं, जहां पर जॉब एक्स वाई परफॉर्म हो रहा है वहां पर रॉ मटेरियल जाएगा। ठीक है, इसीलिए जॉब का नाम दे दिया जाता है ताकि आइडेंटिफाई कर पाना, उसका अकाउंट मेंटेन करना इजी हो। और ये सब मेटेरियल नोट नंबर, मेटेरियल रिटर्न नोट नंबर दिया हुआ है। ठीक है, ये सब तो ये यहाँ पर नंबर डेट दिया हुआ है, रिसिप्ट 200 यूनिट @4.30, इशू इतना किया गया था और रिसिप्ट इतना हुआ है। इशू 250 यूनिट टू ए जॉब, और जॉब नंबर है, जॉब का नाम है AB। ठीक है, अच्छा, उसके बाद रिसिप्ट किया है 400 यूनिट @4.50, और नीचे दिया हुआ है देखो फिर से इशू दिया हुआ है, इशू किया गया था 200 यूनिट बट रिसीव हुआ है 100 यूनिट। ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने पहले नहीं किया है क्योंकि ये मेथड अलग है, रिप्लेसमेंट मेथड। अच्छा, उसके बाद इशू किया है 300 यूनिट, और उसके बाद रिप्लेसमेंट प्राइस ऑन वेरियस डेट। तो डेट पे रिप्लेसमेंट प्राइस कैसा है देखो, 15/3/2016 यानी 15 मार्च को 4.20, 4.40, 26 मार्च 4.60 एंड 30 मार्च 4.80, ये दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब हमें क्या करना है, सेम प्रोसेस यूज करके हमें स्टोर लेजर बनाना है। ठीक है, स्टोर लेजर का मतलब जो कॉस्ट अकाउंटेंट मेंटेन करते हैं, स्टोर लेजर का मतलब ही होता है एक ऐसा लेजर जो स्टोर के बारे में बता रहा है। अब स्टोर में क्या रहेगा, हमारा रॉ मटेरियल रहेगा, लेकिन बीन कार्ड में भी रॉ मटेरियल, आज अभी बोलेंगे थोड़ी देर बाद बीन कार्ड और स्टोर लेजर का डिफरेंस बता देंगे, ऐसे तो एक बार बताया मैंने। तो ये स्टोर लेजर क्या होता है, स्टोर लेजर जहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, मटेरियल कितना यूनिट है, रेट पर यूनिट एंड उसका वैल्यूएशन, ये सारा डेटा जहां पर मिलेगा उसे हम लोग स्टोर लेजर बोलेंगे। जबकि बीन कार्ड में प्राइस हमें नहीं मिलता है, सिर्फ यूनिट मिलता है, क्वांटिटी मिलता है, वैल्यू नहीं मिलता है, क्योंकि वो अनस्किल्ड लोग मेंटेन करते हैं। जबकि स्टोर लेजर स्किल्ड पर्सन, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटेंट है तो स्किल्ड पर्सन मेंटेन करते हैं, जिनके लिए इंटू वगैरह करना आसान होता है, तो उन इसीलिए स्टोर लेजर कॉस्ट अकाउंटेंट को देके मेंटेन करवाया जाता है। ठीक है, तो जहां पर एक मेथड हम लोग पढ़ेंगे रिप्लेसमेंट मेथड। अब रिप्लेसमेंट मेथड में देखो किस तरह से होगा। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे स्टोर लेजर और ब्रैकेट में रिप्लेसमेंट मेथड। जैसे होता है नॉर्मल स्ट्रक्चर वैसे ही होगा, डेट, रिसिप्ट, इशू, बैलेंस, इशू और बैलेंस। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर रिसिप्ट में क्या क्या जाएगा, क्वांटिटी, प्राइस और वैल्यू। फिर क्वांटिटी, प्राइस और वैल्यू, क्वांटिटी,
प्राइस और वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पर डेट हो गया। अच्छा, डेट देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। डेट है 2016 का होगा, मार्च के मंथ का दिया हुआ है, तो मार्च 2016 मार्च। अच्छा, तो देखते हैं पहले क्या दिया हुआ है। सबसे पहले दिया हुआ है ओपनिंग बैलेंस 1 मार्च का होगा। ओपनिंग बैलेंस मतलब 1 तारीख का होगा, अगर हमें कुछ नहीं भी बोला है। ओपनिंग बैलेंस मीन्स 1 मार्च, 1 मार्च, क्योंकि ये मार्च के मंथ का दिया हुआ है। 400 यूनिट @4, ठीक है। तो 1 मार्च यहाँ पर 13 लिख देते हैं। बताओ, अगर ओपनिंग बैलेंस है तो कहाँ जाना चाहिए? रिप्लेसमेंट मेथड कहाँ अप्लाई होगा वो तो हम बताएंगे। पहले ये बताओ कि अगर ओपनिंग बैलेंस है तो कहाँ जाना चाहिए? बैलेंस में। बैलेंस में, ठीक है। अच्छा, कितना जाएगा? 400 यूनिट, और @4 करके है तो ये हो गया 1600, ठीक है। अच्छा, उसके बाद रिसिप्ट हुआ है 10 मार्च को 100 @4.10। अच्छा, 10 मार्च को 100 4.10, तो वैल्यू हो गया 410, ठीक है। अच्छा, अब टोटल कितना बन गया? 400 प्लस 100 कितना हो जाएगा? 500। और यहाँ पर ये क्वांटिटी 400 प्लस 100 मैंने 500 किया। वैल्यू कैसे होगा देखो, रिप्लेसमेंट मेथड में हम लोग थोड़ा सा वेटेड एवरेज जो है वो अप्लाई करते हैं। तो 1600 प्लस 410 तो 2010 होगा, ठीक है। 2010 हो जाएगा। ये हो गया हमारा वैल्यू। और क्योंकि मैंने कहा वेटेड एवरेज मेथड हम लोग को यहाँ पर अप्लाई करना है, रिप्लेसमेंट बताएंगे, ओनली इशू टाइम पे अप्लाई होता है। तो बताओ यहाँ पर प्राइस कितना होगा? एवरेज करना है, वेटेड एवरेज जो हम लोगों ने लास्ट सीखा था। ये देखो, वेटेड एवरेज हम लोगों ने लास्ट वही सीखा था। क्या करेंगे हम लोग? डिवाइड कर देंगे जो प्राइस होता है। यहाँ पर क्वांटिटी रेट नहीं लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग रेट लिखेंगे। तुम लोग डिवाइड करके मुझे बताओ। वेटेड एवरेज मतलब टोटल वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी। टोटल क्वांटिटी डिवाइड करके देखो कितना आ रहा है, बताओ कितना हो रहा है? 4.02। 4.02, करेक्ट। 4.02 कैसे किया? वैल्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। वैल्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी करना है, जैसे हम लोग वेटेड एवरेज में करते हैं। अच्छा, उसके बाद इशू। अब देखो यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या चेंजेस है। इशू हुआ है 300 यूनिट, तो यहाँ पर लिखते हैं 15 मार्च, ठीक है। पहले इशू बोला है 300 यूनिट, ठीक है। 300 यूनिट इशू हुआ है। अच्छा, रेट क्या लगाएंगे? अब नीचे देखो इंफॉर्मेशन मिलेगा हमें कि 15 मार्च को रिप्लेसमेंट प्राइस था 4.20, ठीक है। जब इशू होगा वो रिप्लेसमेंट प्राइस पे होगा, ठीक है। जब भी इशू होगा वो रिप्लेसमेंट प्राइस पे होगा, तो 4.20 हम लोग को यहाँ पर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो 300 और 4.20 इंटू करो 1260, ठीक है। 1260। अब बैलेंस था 500, उसमें से 300 इशू हो गया तो बचा कितना? 200। और 2010 में से 1260 अगर इशू हो गया तो बचा कितना? 750, ठीक है। वैल्यू अब यहाँ पर प्राइस कैसे निकालेंगे? वही वेटेड एवरेज करके 750 डिवाइडेड बाय 200, बताओ। 3.75। 3.75, ये हो गया 3.75। अच्छा, उसके बाद, ठीक है, उसके बाद हम लोग 15 मार्च हो गया। फिर देखो यहाँ पर 17 मार्च में रिसिप्ट हुआ है 200 4.30, तो 17 मार्च रिसिप्ट हुआ है 200 4.30। देख लेते हैं, हाँ। तो 200 इंटू 4.3, तो ये हो गया 860, ये हो गया 860। अच्छा, 200 प्लस 200 400, 750 प्लस 860 तो कितना हो गया? 1610, 1610, ठीक है। डिवाइडेड बाय 400 तो कितना होगा? देखो कितना हो रहा है, बताओ। 4.025।
025 या फिर इसे हम लोग 03 कर देते हैं, दो डेटा ले लेते हैं पॉइंट के बाद। तो अगर 2 डेटा लेना है तो 025 को हम लोग 3 लिख सकते हैं क्योंकि पॉइंट के बाद 5 है, ठीक है। अच्छा, अब 17th हो गया। उसके बाद यहाँ पर 20 में इशू हुआ है कितना, 250। 250 फिर से रिप्लेसमेंट प्राइस देखेंगे, जब भी इशू होगा तब हमें रिप्लेसमेंट प्राइस का जरूरत होगा, दिया हुआ होगा क्वेश्चन में। ये देखो 4.40, तो इसको 4.40 से इंटू करो, 250 इंटू 4.4, तो ये हो गया 1100, ठीक है। 1100 हो गया। अच्छा, 400 था प्लस 250, सॉरी माइनस 250, इशू हुआ है ना, 400 माइनस 250, 150, और 1610 था और 1100 चला गया तो 510, ये हो गया 3.4। हाँ करेक्ट, 3.4, ठीक है। अच्छा, ये 20th मार्च का हो गया। अच्छा, उसके बाद 25th को रिसिप्ट हुआ है 400 @ 25th को रिसिप्ट हुआ है 400 @ 4.5, तो 4.5 रुपए करके रिसीव हुआ है, तो 1800 हो गया। 1800, अब यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा, पहले से 150 था तो 550। 550 और 510 का वैल्यू और था, और उसमें 1800 का वैल्यू ऐड हो जाएगा, 23। 2310। हाँ, अब इसको डिवाइड करके प्राइस भी बताओ। 4.2। 4.2, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पर 26 मार्च इशू हुआ है 200, 26 मार्च इशू हुआ है 200। अब इसका रिप्लेसमेंट प्राइस देखेंगे। 26 मार्च इशू हुआ है 200, और इसका प्राइस है, ये देखो 4.60, यहीं पर है 4.60, तो 200 इंटू 4.6, 920, तो 550 से 200 चला गया, 350 बचा, और 2310 से 920 चला गया, 1390। हाँ 1390। अब डिवाइड करके इसका रेट भी निकाल लो, 3.97। 3.97 हो गया। अच्छा, ये हो गया 26 को। फिर 30th मार्च को, 30th मार्च यहाँ पर क्या हुआ है, इशू हुआ है 300 यूनिट, रिप्लेसमेंट प्राइस 4.8, 300 यूनिट रिप्लेसमेंट प्राइस है 4.8, तो 300 इंटू 4.8, 1440। अच्छा, अब यहाँ पर कितना बचा, 50 यूनिट बचेगा, 350 था। ओ अच्छा, मैंने शायद एक मिस कर दिया यहाँ पर, ये देखो 27 यहाँ दिया हुआ था ना, 100 হ্যাঁ 4.6, দিদি, हाँ 100 না 4. হলে একটা নেগেটিভ চলে আসবে। হ্যাঁ, নাহলে তো হয়ে যাচ্ছে, একটা বাদ দিয়ে দিয়েছি। अच्छा, 27 मार्च 100 यूनिट रिसीव हुआ है 4.60, वही तो था, हाँ। तो ये 460 हो गया, ठीक है। अब 350 प्लस 100 कितना हो गया, 450, 350 प्लस 100 450, और ये 1390 प्लस 460, तो ये हो गया 18। 1850। हाँ, अब डिवाइड कर लो तो रेट पता चल जाएगा, 4.1। 4.11, दो डेटा 11। ले ले, 11। और अब हम लोग वो लिखेंगे जो मैंने पहले लिख दिया था, तो इशू हुआ है 300, 30th मार्च को 300, और रिप्लेसमेंट प्राइस है 4.8, 1440। अब यहाँ पर 3, ये 150 हो जाएगा, इतना कम हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर 1850 और उसमें से 410। हाँ 410, अब इसका डिवाइड करके देख लो, 2.73। 2.73, 2.73,
तो ये हुआ रिप्लेसमेंट मेथड से। तो रिप्लेसमेंट मेथड में न्यूमेरिकल्स कैसे होते हैं, देखो रिप्लेसमेंट मेथड में हमें क्या करना है, जो इशू डेट है जब इशू होगा तो प्राइस हमें रिप्लेस कर देना है, ठीक है, प्राइस हमें रिप्लेस कर देना है, तो इसे रिप्लेसमेंट मेथड। बाकी देखो सेम है, जैसे सेम है, लेकिन इसमें क्या यूज हुआ, जैसे तुम लोग अगर याद है तुम लोगों को, तो जब मैंने सिंपल एवरेज तुम लोग को सिखाया था ना, तो मैंने कहा था कि सिंपल एवरेज अगर हमें करना है तो फीफो याद रखना है। सिंपल एवरेज में क्या एप्लीकेशन होता है, फीफो का, उसी बेसिस पे हम लोग अपना रेट लगा रहे थे, ठीक है। वैसे ही अगर हम लोग रिप्लेसमेंट मेथड में करेंगे तो उसमें हमें एक्चुअली वेटेड एवरेज मेथड जो है वो फॉलो करना है, क्योंकि ये पूरा वेटेड एवरेज मेथड से ही हुआ है, ठीक है, वेटेड एवरेज मेथड फॉलो करना है। सिर्फ जब इशू डेट आएगा तो रिप्लेसमेंट प्राइस से हमें इशू करना है, ठीक है। जब रिप्लेसमेंट प्राइस अगर दिया हुआ रहेगा अलग अलग डेट पे, और देखो जो जब इशू हुआ है उसी प्राइस में रिप्लेसमेंट प्राइस दिया हुआ रहेगा, तो रिप्लेसमेंट प्राइस में हमें इशू करना है, यहाँ से कोई भी प्राइस हमें नहीं लेना है। इशू प्राइस क्या होगा, जो रिप्लेसमेंट प्राइस डिसाइड किया जाता है वही इशू प्राइस होगा। तो ये एक नया मेथड हम लोगों ने सीखा फीफो लीफो और सिंपल एवरेज वेटेड एवरेज के अलावा। अच्छा, यहाँ पर और एक मेथड है, देखो ये भी मेथड हम लोगों ने पहले नहीं किया है कभी भी। स्टॉक्स आर यूज्ड एट ए स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस में हम लोगों को स्टॉक का वैल्यूएशन करना है। एंड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन एक्रूड फॉर ए स्पेसिफिक मटेरियल, और ये कुछ ट्रांजैक्शन दिया हुआ है एक स्पेसिफिक मटेरियल के लिए, तो ओपनिंग स्टॉक, फिर कुछ डेट वाइज परचेज, इशू, फिर परचेज, फिर 2 बार इशू, देन परचेज, इशू, इस तरह से दिया हुआ है। अब क्या बोला है देखो, द डेबिट बैलेंस ऑफ प्राइस वेरिएशन ऑन 1 Jan was 20। तो डेबिट बैलेंस है किस चीज का, प्राइस का, प्राइस वेरिएशन ऑन 1 Jan was 20 रुपीज। सो द स्टॉक अकाउंट फॉर मेटेरियल फॉर द मंथ ऑफ जनवरी मंथ का हमें स्टॉक अकाउंट प्रिपेयर करना है कि कितना स्टॉक हमारे पास है, इंडिकेटिंग हाउ यू वुड डील विद द डिफरेंस इन मेटेरियल प्राइस वेरिएंस व्हेन प्रिपेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द मंथ। तो अगर प्राइस में कुछ वेरिएशंस आया है तो हम लोग उसे कैसे डील करेंगे वो भी हमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे वो रिप्लेसमेंट प्राइस में बताया था, यहाँ पर हमें स्टैंडर्ड प्राइस के साथ करना है क्वेश्चन को। तो देखो ऐसा क्वेश्चन कैसे होगा अगर हमें स्टैंडर्ड प्राइस मेथड यूज करना हो तो यहाँ पर फिर से लिखेंगे स्टोर लेजर। अच्छा, इलास्ट्रेशन नंबर दे देते ताकि बाद में कंफ्यूजन ना रहे। तो ये 10 था, ये 9 था। स्टोर्स लेजर ब्रैकेट में स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस मेथड में कैसे होगा, तो ये देखो डेट, रिसिप्ट्स, इशू, बैलेंस, क्वांटिटी, प्राइस या फिर रेट और वैल्यू, फिर क्वांटिटी, प्राइस और वैल्यू, और यहाँ पर क्वांटिटी और वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर प्राइस नहीं लिखेंगे, जैसे हम लोगों ने लास्ट भी मेथड देखा था, ये वाला नहीं, इसके पहले जो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में किया था वहाँ पर हम लोग देख रहे थे कि वेटेड एवरेज में भी हमें प्राइस लिखने का जरूरत नहीं होता है और सिंपल एवरेज में भी हमें प्राइस लिखने का जरूरत नहीं होता है बैलेंस के कॉलम में। सिमिलरली यहाँ पर भी हमें प्राइस लिखने का जरूरत नहीं होगा बैलेंस कॉलम में। अच्छा, अब यहाँ पर देखो कैसे करके हमें करना है स्टैंडर्ड प्राइस के साथ। अच्छा, डेट देख लेते हैं क्या है, जैन है, ठीक है, और ईयर कुछ नहीं दिया हुआ है, तो जैन, तो पहले कौन सा डेट है, 1 Jan। ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है कितना, 10 और 240 पर टन, तो ओपनिंग है तो फिर बैलेंस में जाएगा, तो बैलेंस में हमें क्वांटिटी लिखना है 10। अच्छा, वैल्यू कितना हो जाएगा 10 इंटू 240, 10 इंटू 240, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2400, सिंपल, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 4 Jan को परचेज किया गया है कितना, 5 टन, 5 टन परचेज किया है एट द रेट ऑफ 260, तो 260 इंटू 5, 1300 हो गया।
अच्छा, अब टोटल करना पड़ेगा, तो 10 था और 5 आ गया 15, और इसका टोटल 13, 2400 प्लस 1300, तो ये हो गया 3700, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर 5th ऑफ जैन इशू हुआ है 3 टन, तो 5th ऑफ जैन इशू हुआ है 3 टन। अच्छा, अब इसका हमें प्राइस चाहिए। देखो नॉर्मली जब हम लोग रिसिप्ट करते हैं ना, तो हम लोग कुछ भी नहीं करना पड़ता, क्योंकि रिसिप्ट तो मार्केट से कर रहे हैं तो वो हमेशा मार्केट प्राइस पे जाता है। लेकिन इशू क्या होगा वो तो डिपेंड कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन क्या फॉलो कर रहा है। फीफो करेगा तो वैसा, लीफो तो वैसा प्राइस हो जाएगा, सिंपल एवरेज पे उस तरह से वेटेड हो, या फिर रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड हो। अब ये हम लोग कर रहे हैं स्टैंडर्ड प्राइस, तो स्टैंडर्ड प्राइस पे हमें इशू करना है, तो स्टैंडर्ड प्राइस हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा कि स्टैंडर्ड प्राइस कितना है। तो स्टैंडर्ड प्राइस कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, ये देखो यहाँ पर वर्किंग नोट बनाते हैं, स्टैंडर्ड प्राइस कैसे कैलकुलेट किया जाता है। वर्किंग नोट नंबर 1, स्टैंडर्ड प्राइस इक्वल टू, यहाँ पर ये देखो ओपनिंग स्टॉक एकदम स्टार्टिंग में था 10 यूनिट्स 240 पर यूनिट करके, ठीक है। तो 240 इंटू 10, अगर हमें कोई ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू दिया हुआ है तो ओपनिंग स्टॉक वैल्यू, ठीक है। अच्छा, प्लस करना पड़ेगा हमें, प्लस मतलब एक्चुअली हम लोग क्या कर रहे हैं ना, यहाँ पर ये डेबिट बैलेंस, ये देखो यहाँ पर अगर कोई डेबिट बैलेंस है और प्राइस वेरिएशन, मतलब प्राइस में वेरिएशन हुआ है 20 रुपए का, मतलब तुम लोगों ने तो एक बार स्टैंडर्ड कॉस्ट तो पढ़ा ही है, वहां पर प्राइस वेरी होता है तो हम लोग का फेवरेबल या फिर एडवर्स सिचुएशन होता है। उसी तरह से यहाँ पर कितना है, +20 दिखा रहा है, ठीक है। तो ये प्राइस वेरिएशन हुआ है 20 रुपए का, ठीक है। तो जो हम लोगों ने सोचा था उसमें 20 रुपए का वेरिएशन हुआ है, तो स्टैंडर्ड कितना था, स्टैंडर्ड मतलब क्या होता है, जो हम लोगों ने सोचा था और एक्चुअली जो होता है उसमें जो डिफरेंस होता है उसे हम लोग बोलते हैं वेरिएशंस, ठीक है। तो अगर हम लोग वेरिएशंस को ऐड कर देंगे तो हमें अपना स्टैंडर्ड प्राइस पता चल जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग वेरिएशंस को ऐड कर देंगे, जैसे देखो मेरा एक, मुझे लगा था कि मेटेरियल हो जाएगा 100 रुपीज पर यूनिट फॉर एग्जाम्पल, लेकिन जब हम लोग खरीदने गए तो वो हो गया 80 रुपीज, ठीक है। तो 20 रुपीज मेरा क्या हो गया, फेवरेबल हो गया। तो अगर मुझे कोई पूछे कि अभी मेरा स्टैंडर्ड प्राइस कितना था, यानी 80 प्लस 20, अगर मेरा स्टैंडर्ड प्राइस पूछा जाए तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि मैंने मार्केट से रॉ मटेरियल 80 रुपीज में खरीदा और मेरा जो वेरिएशंस आया है मेरा स्टैंडर्ड और एक्चुअल में वो 20 फेवरेबल है, प्लस है फेवरेबल, यानी मेरा स्टैंडर्ड प्राइस कितना था, 100 था। यानी मेरा एक्चुअल पेमेंट प्राइस और मेरा जो वेरिएशंस हुआ है उसे मैं ऐड या लेस करना है, एडवर्स है या फिर वो फेवरेबल है, उसके ऊपर डिपेंड करके। इसका मतलब मैंने सोचा था 100 रुपए चाहिए, लेकिन मेरा काम 80 रुपीज में ही हो गया, तो मेरा 20 रुपया बच गया। अब मुझे नहीं पता है कि मैंने कितना सोचा था, ठीक है। तो अगर मैंने 80 रुपीज में रॉ मटेरियल खरीद लिया और मेरा 20 रुपए सेव हो गया, तो इसका मतलब मैंने सोचा था कि 100 रुपए का खर्चा हो सकता है, दैट इज माई स्टैंडर्ड प्राइस। उसी तरह से यहाँ पर हम लोग स्टैंडर्ड प्राइस निकालेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर वेरिएशन हुआ है 20 का और मेरा ओपनिंग स्टॉक ये बता रहा है कि 240 टन 10 रुपीज वाला है, ठीक है। तो ये मेरा एक्चुअल में पेमेंट किया हुआ है और ये मेरा वेरिएशन वाला प्राइस है, मतलब जैसे 80 + 20 किया था सिमिलर उसी तरीके से, ठीक है। तो 2400 + 20 ये हो गया 2420। कितने यूनिट का, मुझे तो पर यूनिट चाहिए ना, ये 10 यूनिट का है, ये 10 यूनिट का है, तो डिवाइडेड बाय 10, तो मेरा स्टैंडर्ड प्राइस कितना हो गया 242। मेरा स्टैंडर्ड प्राइस हो गया ₹242 पर यूनिट। अब यूनिट है या टन है, तो यहाँ टन लिख दो, ठीक है। ये क्या हो गया 240 × 10, यानी 10 टन का वैल्यू, मैंने कितने में 10 टन यूनिट खरीदा है वो तो यहाँ से भी पता चल रहा है, 2400 रुपए में मैंने 10 टन, क्योंकि पूरा टन में दिया हुआ है क्वेश्चन, तो 10 टन मैंने 2400 में खरीदा है, लेकिन मेरा प्राइस वेरिएशंस बता रहा है 1 तारीख को 1st ऑफ जैन का 20 है, इसलिए मैंने 1st ऑफ जैन के साथ ही उसे ऐड ऑन किया, क्योंकि ये फेवरेबल दिखा रहा है। एडवर्स होता तो ब्रैकेट में दिखाता ना, या फिर नेगेटिव बताता। तो 20, यानी मुझे लगा था 2420 रुपए लगेंगे, लेकिन 2400 में काम हो गया, तभी तो मेरा 20 रुपीज फेवरेबल है। और ये हो गया टोटल वैल्यू कितने का, 10 टन का,
10 टन का टोटल वैल्यू हो गया ये रुपीस, ठीक है। तो फिर एक एक टन का वैल्यू कितना हो गया 242। तो हम लोग स्टैंडर्ड प्राइस इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, हम लोग स्टैंडर्ड प्राइस इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। अब हमें स्टैंडर्ड प्राइस में इशू करते जाना है, ठीक है, जब भी इशू होगा हमें स्टैंडर्ड प्राइस लेना है। तो 242 3 टन 242 के साथ, तो 242 इंटू 3 726, ठीक है 726। अच्छा, उसके बाद इशू हुआ, फिर से इशू हो रहा है 12 जनवरी को, लेकिन पहले इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहाँ पर 12 टन बच गया, 15 टन में से 3 टन चला गया तो 12 टन बच गया, और 3700 में से 726, तो ये 2974, ठीक है 2974। अच्छा, उसके बाद फिर से देखो इशू हुआ है 12 जनवरी को, 12 जैन, फिर से इशू हुआ है कितना 4 टन, ठीक है। तो इशू प्राइस कितना होगा, जो स्टैंडर्ड प्राइस है 242, तो 242 इंटू 4, तो ये हो गया 968। अच्छा, अब इशू हुआ है तो स्टॉक तो कम होगा, 12 माइनस 4 तो कितना टन हो गया 8 टन, और वैल्यू भी कम हो जाएगा 2974 माइनस 968, तो 2006 रुपीज का बचा हुआ है स्टॉक, ठीक है। अच्छा, 13 जैन में परचेस किया है 3 टन, 3 टन, सॉरी यहाँ 3 क्यों लिख रहे, जैन कितना है 13 जैन, परचेस किया है 3 टन, रेट देख लेते कितना करके है 250, सिंपल यहाँ पर 250 लिखेंगे, और 25 इंटू 3 75 होता है, तो 750। तो यहाँ पर टोटल 8 था और भी 3 आ गया 11। अच्छा, यहाँ पर 750 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2756, ठीक है 2756। अच्छा, 13 के बाद 19 जैन है, देखो क्वेश्चन में 19 जैन इशू किया है 4 टन, 4 टन, ठीक है, इशू किया गया है 4 टन, और स्टैंडर्ड प्राइस पे करना है जब भी करना है, तो 242 इंटू 4 968, ठीक है, और 11 माइनस 4 7, और 2756 माइनस 968, तो 1788, 1788। अच्छा, 19 के बाद 26 फिर से इशू हुआ है 3 टन, फिर से इशू हुआ है 3 टन, रिप्लेस सॉरी स्टैंडर्ड प्राइस 242, तो 242 इंटू 3 कितना हो जाएगा 726, ठीक है 726। अच्छा, 7 टन अवेलेबल था और भी 3 टन हम लोगों ने इशू कर दिया, बचा कितना 4, और 1788 से माइनस हो जाएगा, हाँ 1062, ठीक है 1062 हो गया। अच्छा, 26 तारीख, उसके बाद 30th जैन परचेस्ड 4 टन, ठीक है 30th जैन परचेस किया गया है 4 टन, रेट तो बताएगा ये लोग 280, तो 280 इंटू 4 1120, तो परचेस करेंगे तो स्टॉक बढ़ेगा 8 टन हो गया। अच्छा, अब ये दोनों का ऐड करेंगे, वैल्यू भी बढ़ेगा 2182, 2182। अच्छा, 30 के बाद 31 जैन इशू हुआ है, 31 जैन इशू हुआ है कितना 3 टन 242 में, तो सेम यही वाला प्राइस लिखेंगे, इतना ही आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 726। अब ये रिड्यूस होके 5 टन बचा, और 2182 माइनस 726, तो 1456, 1456 हो गया, ठीक है 31 जैन को इसका वैल्यू। तो ये हमारा आ गया मटेरियल का जो स्टॉक है। अब देखो क्वेश्चन में आगे भी कुछ पूछा था, हमें पूछा था ये डेबिट, ये तो हम लोगों ने देखा कहाँ पर ये अप्लाई होगा, डेबिट बैलेंस ऑफ प्राइस वेरिएंस, ठीक है, प्राइस वेरिएंस का डेबिट बैलेंस मतलब ही फेवरेबल सिचुएशन, क्योंकि मेरा प्राइस बचा है, डेबिट यानी एसेट होता है मतलब पैसा बचा है, क्रेडिट बैलेंस यानी नेगेटिव होता है, ठीक है। सो द स्टॉक अकाउंट फॉर द मटेरियल फॉर द मंथ ऑफ जैन, जो कि अभी हम लोगों ने बनाया, इंडिकेटिंग हाउ यू वुड डील विद द डिफरेंस इन मटेरियल प्राइस वेरिएंस, यानी स्टैंडर्ड प्राइस मेथड से करो जो हम लोगों ने अप्लाई किया। अच्छा, उसके साथ बोला है कि व्हेन प्रिपेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द मंथ। अच्छा, तो अगर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसमें क्या ट्रीटमेंट होगा, तो ये भी देखो बता देते हैं क्या ट्रीटमेंट होगा।
तो मेटेरियल प्राइस वेरिएंस इज चार्ज्ड टू डेबिट साइड ऑफ पीएल। डेबिट, अच्छा पहले देख तो लेते हैं डेबिट साइड क्यों हो रहा है, देखो वो बता देते हैं, देखो कैसे डेबिट साइड हो रहा है। वर्किंग नोट नंबर 2 करते, ठीक है। स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एट स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस, ठीक है। स्टैंडर्ड प्राइस के हिसाब से हम लोग अपना क्लोजिंग स्टॉक का एक बार वैल्यू करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक कितना है 5 टन, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक कितना है 5 टन। तो 5 टन हमारा क्लोजिंग स्टॉक है और स्टैंडर्ड प्राइस है 242। तो जो हम लोगों ने सोचा था उसके हिसाब से हमारा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू होना चाहिए 1210, जबकि हमारा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना हुआ है 1456, बट एक्चुअली में कितना हुआ है लेस क्लोजिंग स्टॉक एट एक्चुअल प्राइस। एक्चुअल प्राइस में क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू आया है 1456, ठीक है। हम लोगों ने जो सोचा था उसके हिसाब से 1210 होना चाहिए, बट हुआ है 1456। तो बताओ डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस है 246। तो बताओ ये मेटेरियल प्राइस वेरिएंस आ गया, मेटेरियल प्राइस वेरिएंस आ गया, प्राइस वेरिएंस, ये मेटेरियल प्राइस वेरिएंस आ गया। बताओ ये फेवरेबल है या फिर एडवर्स है, क्योंकि हम लोगों ने सोचा था 242 के हिसाब से, तो उस हिसाब से 1210 होना चाहिए, बट हुआ है एडवर्स है, ठीक है। तो ये एडवर्स सिचुएशन हो गया। तो इसका मतलब देखो क्वेश्चन में हमें पूछा था कि सो द स्टॉक अकाउंट फॉर द मटेरियल फॉर द मंथ ऑफ जैन इंडिकेटिंग हाउ यू वुड डील विद द डिफरेंस इन मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस कितना आया 246, इसको कैसे डील करना है अगर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैन का प्रिपेयर करेंगे तो क्योंकि ये हमारा लॉस आया है तो पीएल में वो डेबिट साइड में जाएगा, इसीलिए हम यहाँ पर लिख रहे थे। देखो ये हमारा लॉस आया तो ये पीएल के डेबिट साइड में जाएगा। मटेरियल प्राइस वेरिएंस इज चार्ज टू डेबिट साइड ऑफ पीएल अकाउंट बाय रुपीज 246, ठीक है। रुपये, हाँ बोलो। वर्किंग नोट 2 एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दो ना, मेरा नेटवर्क इशू हो गया था। अच्छा, वर्किंग नोट 2 में हम लोगों ने क्या किया, हमें बोला गया कि क्योंकि ये स्टैंडर्ड प्राइस मेथड से हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमें लास्ट में ये चेक करना पड़ता है कि अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड प्राइस मेथड हमारा क्लोजिंग स्टॉक जो है वो कितना आ रहा है और एक्चुअली में कितना आया है, तभी हम लोग मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकाल सकेंगे। जैसे देखो हमारा लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक कितना आया, लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक आया है 5 टन और जिसका वैल्यू हुआ है 1456 अकॉर्डिंग टू दिस टेबल, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो और हम लोग हमारा स्टैंडर्ड प्राइस आया था 242, मतलब हम लोग को लगा था ये वाला मटेरियल, क्योंकि देखो एक ही मटेरियल के बारे में बताया यहाँ पर, देखो स्टार्टिंग में बताया स्टॉक आर इशूड एट ए स्टैंडर्ड प्राइस एंड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑकर्ड फॉर ए स्पेसिफिक मटेरियल, यानी जो मटेरियल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं उसका स्टैंडर्ड प्राइस हमारे दिमाग में क्या है 242। तो उस हिसाब से हमारा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू अकॉर्डिंग टू 242 कितना होना चाहिए 1210। कैसे मिला, ये 5 टन क्लोजिंग स्टॉक और उसको स्टैंडर्ड प्राइस से इनटू कर दिया, लेकिन एक्चुअली में ये नहीं हुआ है। एक्चुअली में कितना हुआ है वो हमें टेबल से मिल जाएगा, ये देखो 1456 हुआ है। तो ये बताओ कि हम लोगों ने जो सोचा था और एक्चुअली में जितना हुआ उसका जो डिफरेंस है वो फेवरेबल हुआ है या एडवर्स हुआ है। हमें लगा था 1210 रुपीज होगा, बट हमारा 1456 का हमारे पास मटेरियल है, ये स्टॉक में जरूर है लेकिन हम लोगों ने तो परचेस किया है तभी तो हमारे पास स्टॉक में है। तो ये सिचुएशन क्या है, फेवरेबल है या एडवर्स है। 1210 रुपए का खर्चा होगा ऐसा सोचा था हम लोगों ने, जबकि 1456 रुपीज का खर्चा करना पड़ा 5 टन मटेरियल को रखने के लिए। तो बताओ मटेरियल प्राइस वेरिएंस क्या आया, फेवरेबल या फिर एडवर्स। एडवर्स। एडवर्स, ठीक है।
एडवर्स आया, ठीक है, एडवर्स आया। अब हमें क्वेश्चन में क्या बताया था, देखो क्वेश्चन में बताया है कि जो भी वेरिएंस आए हम उससे कैसे डील करेंगे अगर हम लोग पीएल अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं, इंडिकेटिंग हाउ यू वुड डील विद द डिफरेंस इन मटेरियल प्राइस वेरिएंस व्हेन प्रिपेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो पीएल में लॉस हो तो वो डेबिट साइड में चार्ज होता है, तो हम लोग इसको कॉस्टिंग पीएल जो बनेगा उसके डेबिट साइड में 246 रुपीज से चार्ज करेंगे। तो उसका मैंने यहाँ लिखा है मेटेरियल प्राइस वेरिएंस इज चार्ज टू डेबिट साइड ऑफ पीएल बाय ₹246। तो हमें उसे पीएल में डेबिट करना है। हम लोग सिर्फ पीएल भी लिख सकते हैं और अगर चाहो तो कॉस्टिंग पीएल लिखोगे तो वो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है, कॉस्टिंग पीएल, यहाँ पर कॉस्टिंग लिख देते हैं, कॉस्टिंग पीएल अकाउंट में हम लोग इसे डेबिट करेंगे। ये वाला चीज हमें लिखना पड़ेगा क्योंकि ये पूछा गया है हमसे, तो ये लिखना पड़ेगा कि हम लोगों को इस तरह से डेबिट करना पड़ेगा। और अगर ये फेवरेबल आता तो हम लोग लिखते कि कॉस्टिंग पीएल में क्रेडिट करेंगे। अगर फेवरेबल सिचुएशन होता तो हमें लिखना पड़ता कि ये अमाउंट हम लोग कॉस्टिंग पीएल में क्रेडिट करेंगे, क्योंकि एडवर्स आया है, लॉस हुआ है, इसीलिए डेबिट करेंगे, ये लिखना पड़ेगा। अच्छा, तो ये दो मेथड हम लोगों ने अलग सीखा, एक स्टैंडर्ड प्राइस और एक हम लोगों ने रिप्लेसमेंट मेथड, और एक है यहाँ पर देखो इलास्ट्रेशन 11। देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दो तीन अलग अलग टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर बोल रहा है रिसिप्ट एंड इश्यूज ऑफ एन आइटम ऑफ स्टोर्स आर मेड एज फॉलोज, देयर वाज नो बैलेंस बिफोर 9th of Jan। 9th of Jan के पहले कोई भी बैलेंस नहीं है, मतलब कोई ओपनिंग स्टॉक वगैरह नहीं है, ठीक है, ये चीज बता रहा है। और रिसिप्ट एंड इशू ऑफ एन आइटम ऑफ स्टोर्स आर मेड एज फॉलोज, और किस तरह से रिसिप्ट और इशू हुआ है वो बता दिया है, ठीक है, 9th Jan, 19th, 20, फिर 29, 30, इस तरह से डेट बता दिया। ये देखो कितना क्वांटिटी, ये रिसिप्ट लिखा हुआ है, ये देखो ऊपर रिसिप्ट लिखा हुआ है, तो इतना रिसिप्ट और इतना रेट पे, और इशू का ये कॉलम बना के रखा है, ये सब इशू अमाउंट है, ठीक है, और ये रिसिप्ट अमाउंट है। और रिसिप्ट अमाउंट का प्राइस हमेशा दिया हुआ रहता है, इशू डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन कौन सा मेथड फॉलो कर रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके आगे क्या बताया है देखो, ये सब तो डेट है। व्हाट इज द सिंपल एवरेज ऑफ फेब्रुअरी रिसिप्ट, फेब्रुअरी में जो रिसिप्ट हुआ है उसका सिंपल एवरेज वैल्यू क्या होगा ये बताने के लिए बोल रहा है। चलो यहाँ पर तुम लोग बताओ कि फेब में जो रिसिप्ट हुआ है, सिंपल एवरेज ऑफ फेब्रुअरी रिसिप्ट, ये हम लोग यहीं से कैलकुलेट करते हैं। फेब का जो रिसिप्ट हुआ है उसका सिंपल एवरेज वैल्यू क्या होगा, तो 13th of फेब रिसिप्ट हुआ है, रिसिप्ट तो 20 है, ठीक है, 20 यूनिट, कितना करके 12.0, ठीक है। अच्छा 12.0, अच्छा रिसिप्ट बोला है, ये है फेब्रुअरी 13th, 26th और 28। अच्छा हमें क्या बोला है, हमें बोला है व्हाट इज द सिंपल एवरेज ऑफ फेब्रुअरी। अच्छा सारे फेब्रुअरी का रिसिप्ट का सिंपल एवरेज बोल रहा है, तो 12.0 और 16.9, तो ये देखो 12.0 सिर्फ फेब बोला है, 12.0 प्लस 16.9 डिवाइडेड बाई 2, एवरेज पूछा है, हम दिखाते हैं कैसे करके होगा, एक मिनट रुको। ये देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमें जो पूछा है, अच्छा ये है इलास्ट्रेशन 11। हम फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि सिंपल एवरेज प्राइस पूछा, ये देखो व्हाट इज द सिंपल एवरेज प्राइस ऑफ फेब्रुअरी रिसिप्ट, तो सिंपल एवरेज प्राइस ऑफ फेब्रुअरी रिसिप्ट, अच्छा कितना होगा। अब फेब्रुअरी में जो रिसिप्ट हुआ है उसका डेटा देखो, फेब यहाँ से स्टार्ट होता है 13th को, 27th को और 28th को इशू हुआ है, ठीक है, लेकिन हमें पूछा है रिसिप्ट का एवरेज बताओ। तो रिसिप्ट हुआ है एक बार @12 और एक बार @16.9, तो इसका एवरेज करने बोला है, तो हम लोग सिंपल इसका एवरेज कर देंगे, तो 12.0 एंड 16.9 डिवाइडेड बाई 2, दो डेटा है तो फिर उसका एवरेज हो जाएगा। तो 12.0, ये देखो 12.0 प्लस 16.9 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ रहा है,
14.45। ठीक है, हमें बोला है एवरेज करने के लिए, तो हम लोगों ने एवरेज कर दिया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है व्हाट आर द मूविंग मंथली सिंपल एवरेज प्राइस फॉर जैन फेब एंड फेब मार्च। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पर हमें पूछा है कि मूविंग मंथली सिंपल एवरेज प्राइस जैन टू फेब और फेब टू मार्च। मूव कर रहा है इसीलिए मूविंग बोल रहा है। जैन टू फेब और फेब टू मार्च का हमें एवरेज पूछा है, तो पहले जैन टू फेब का करेंगे फिर फेब टू मार्च का करेंगे। ठीक है, तो देखो किस तरह से होगा ये। पॉइंट 1 पॉइंट 2 में सिंपल एवरेज प्राइस फ्रॉम जैन टू फेब एंड फेब टू मार्च। अच्छा, पहले जैन टू फेब करके देखते हैं। अच्छा, जैन टू फेब। अच्छा, जैन में कितना कितना रिसिप्ट हुआ है, देखो जैन यहाँ पर हो गया 17 और उसके बाद 10, 17 10 और यहाँ पर 8, ये अप टू जैन का है। ठीक है, तो ये जैन का हो गया, सिर्फ जनवरी का ये सारा चीज होगा। ठीक है, अब जैन टू फेब अगर हमें जाना है तो जैन से फेब में जाएंगे तो फिर जैन का एवरेज लेना पड़ेगा और फेब का भी हमें एवरेज लेना पड़ेगा। ठीक है, फेब का भी हमें एवरेज लेना पड़ेगा। तो किस तरह से होगा, पहले हम लोग जनवरी का निकाल लेते हैं, जनवरी का एवरेज निकाल लेते हैं। ये देखो, पहले हम लोग जनवरी का एवरेज निकालेंगे। यहाँ पर पहले लिख लेते हैं सिंपल एवरेज ऑफ जैन रिसिप्ट्स। तो कितना है, 17 10 और 8। ये देखो 17 रुपीज, 10 रुपीज और 8 रुपीज। ये देखो ना, यहाँ पर क्वेश्चन में तो दे ही दिया है, डिवाइडेड बाय 3। ये देखो, ये 3 प्राइस। ठीक है, ये यहाँ तक जैन है, फिर यहाँ पर यहाँ तक फेब है, फिर ये 2 मार्च का है। ठीक है, तो पहले हम लोग जनवरी का सारा एवरेज निकाल लेते हैं। तो 17 प्लस 10 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 3, तो ये हो गया 11.67। ठीक है, 11.67। अब अगर हमें मूविंग एवरेज निकालना है, मूविंग जो कि क्वेश्चन में कहा गया था, ये देखो मूविंग सिंपल एवरेज, मूविंग मंथली सिंपल एवरेज प्राइस। तो मूविंग मंथली सिंपल एवरेज प्राइस फ्रॉम जैन टू फेब, तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा जनवरी में हुआ है 11.67। ठीक है, और फेब का एवरेज कितना है, अभी कैलकुलेट किया था 14.45। तो 2 डेटा है तो डिवाइडेड बाय 2, तो इस तरह से करना पड़ेगा। तो मूविंग एवरेज में क्या करना है, हमें जो 2 मंथ का हमें एवरेज करने के लिए कहा जाएगा, उसका पहले हमें जितना भी रिसिप्ट है उसका एवरेज कर लेना है। जैसे जैन टू फेब बोला है तो जैन का इंडिविजुअल एवरेज करो, फेब का इंडिविजुअल एवरेज करो, फिर वो 2 एवरेज का फिर से एवरेज करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा अब फेब टू मार्च बोला है, तो बताओ फेब टू मार्च में कौन कौन सा 2 डेटा आएगा। तब तक हम लिख रहे हैं मूविंग मंथली सिंपल एवरेज प्राइस फ्रॉम फेब टू मार्च। तो बताओ फेब टू मार्च में हमें फेब का एवरेज लेना है और मार्च का एवरेज लेना है। बताओ फेब का एवरेज कितना है, फरवरी का एवरेज कितना है, ये वाला 14.45 है ना। अच्छा, और मार्च का बताओ, मार्च का कितना होगा, मार्च का तो एवरेज क्या करे, इशू तो एक ही, सॉरी रिसिप्ट तो एक ही बार हुआ है, तो बताओ एवरेज कितना होगा। 20 ही होगा ना। हाँ 20 होगा, एवरेज कुछ नहीं होगा ना, 20/1 एक ही डेटा है तो फिर वो 20 ही रहेगा। अच्छा, अब ये 2 डेटा है तो डिवाइडेड बाई 2, तो 14.45 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2,
तो 17.225 तो इस तरह से हम लोग मूविंग एवरेज जो है, मूविंग सिंपल एवरेज, ये कैलकुलेट करेंगे। तो मूविंग सिंपल एवरेज के लिए क्या करना है, कोई भी 2 या 3 मंथ्स का बोलेगा तो पहले इंडिविजुअली सबका एवरेज कर लो। जैसे जैन फेब बोला है तो इन दोनों का इंडिविजुअली एवरेज, फिर उन एवरेजों का एवरेज करना है, ठीक है। अगर तुम लोग टाइम सीरीज कभी भी पढ़े हो बीकॉम वगैरह में स्टैटिस्टिक्स में, तो ये मूविंग एवरेज वहां से ही आया हुआ है, ठीक है। वहां पर इस तरह से टाइम सीरीज में एवरेज को, जैसे 3 साल का है तो अगर मान लो 3 साल का डेटा 1 2 3 4 5 ऐसा दिया हुआ है और हमें बोला है 3 इयर्स मूविंग एवरेज कैलकुलेट करो, तो 1 2 3 ये टोटल करके लिखा जाता है, फिर 2 3 4 इस तरह से मूविंग एवरेज, इसी कंसेप्ट में ये प्रोसेस किया गया है, ठीक है। अच्छा, पॉइंट नंबर 3 में क्या बोला है, इफ ए वेटेड एवरेज इज यूज्ड फॉर प्राइसिंग इश्यूज, हाउ डज द वैल्यू ऑफ बैलेंस इन स्टॉक चेंज ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जैन, ड्यूरिंग जैन, ठीक है। तो हमें बोल रहा है कि वेटेड एवरेज मेथड जो हम लोगों ने पहले सीखा है, वेटेड एवरेज मेथड से अगर करेंगे तो बता रहा है कि जैन में स्टॉक चेंज क्या होगा, बैलेंस क्या होगा स्टॉक का, मतलब क्लोजिंग स्टॉक पूछ रहा है, सिंपल बात है, हमें क्लोजिंग स्टॉक पूछ रहा है वेटेड एवरेज मेथड से। तो वही स्टोर लेजर बनाएंगे तो पता चल जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं स्टोर लेजर, और मेथड हमें हमेशा बता देगा, नहीं बताएगा तो हम लोग अपने मन से कर सकते हैं। अच्छा, वेटेड एवरेज मेथड यूज करना है हमें, तो डेट, रिसिप्ट्स, इशू और बैलेंस, क्वांटिटी, रेट, वैल्यू, क्वांटिटी, रेट, वैल्यू, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिर्फ क्वांटिटी और वैल्यू वेटेड एवरेज में। अच्छा, वेटेड एवरेज में फर्स्ट क्या आ जाएगा देख लेते हैं यहाँ पर, 9th of Jan 10 यूनिट एट द रेट ऑफ 10 यूनिट एट द रेट ऑफ 17, तो ये 170 हो जाएगा एट द रेट ऑफ 17। अच्छा, उसके बाद 19th ऑफ जैन 25 एट द रेट ऑफ 10। अच्छा, ये सब लिख लेते हैं। क्वांटिटी कितना हो गया 10 और वैल्यू कितना हो गया 170। अच्छा, फिर से रिसिप्ट 19th 25 क्वांटिटी 10 रुपीज करके, रेट 25 10 रुपीज करके 250। अच्छा, तो बताओ कितना होगा, यहाँ पर बैलेंस कितना लिखे, 10 प्लस 20 35, वेटेड एवरेज में तो ऐसे ही करना होता है 170 और 250। अभी तो थोड़ी देर पहले हम लोग वेटेड एवरेज अप्लाई किए थे, अभी 14 थोड़े, हाँ 420। अच्छा, उसके बाद इशू हुआ है 20 और 29 को। अच्छा, 20th ऑफ जैन इशू हुआ है कितना 10 यूनिट्स, तो 10 यूनिट्स बताओ वेटेड एवरेज में हमें कौन सा प्राइस लगाना चाहिए, यहाँ पर कौन सा प्राइस आएगा, इशू प्राइस कौन सा आएगा, वेटेड एवरेज में कैसे कैलकुलेट करोगे, 420 डिवाइडेड बाई 35 करके देख लो। हमें क्या करना पड़ता है, वेटेड एवरेज मतलब टोटल वैल्यू डिवाइडेड बाई टोटल क्वांटिटी, वही तो हमारा वेटेड एवरेज होता है। तो अभी प्राइस कितना चल रहा है 420 रुपीज का, हमारे पास स्टॉक है 35 यूनिट, तो बताओ पर यूनिट का वैल्यू क्या चल रहा है, वेटेड एवरेज तो ऐसे ही किया जाता है ना, इसको इससे डिवाइड करो 12, तो ये 120 हो जाएगा, तो बचा कितना 25 और ये 300। अच्छा, फिर नेक्स्ट है 29th को 20 यूनिट, तो 29th को हो जाएगा 20 यूनिट। अच्छा, अब रेट फिर से बताओ, 300 डिवाइडेड बाई 25 करके कितना हो रहा है, 300 डिवाइडेड बाई 25, सेम, हाँ सेम ही होगा, क्यों बताओ, बीच में कोई परचेज नहीं हुआ है ना, तुरंत बाद इशू हुआ है, तो प्राइस में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है इसीलिए, तो 240 और 25 में से 20 गया, 5 यूनिट बचा, 300 में से 240, 60 रुपीज का स्टॉक बच रहा है। अच्छा, उसके बाद हमें लेकिन सिर्फ मंथ ऑफ जैन क्रिएट करने बोला है, देखो एक बार क्वेश्चन तुम लोग देख सकते हो, जैन फेब मार्च नहीं बोला है, बोला है कि if a weighted average is used for pricing issues, how does the value of balance in stock change during जैन में कैसे बैलेंस ऑफ स्टॉक चेंज होगा, तो 20 कर लिया, 29, अब 30 में है, फिर से रिसिप्ट क्या 15 8 रुपीज करके, 15 8 रुपीज करके,
120, अच्छा, और 15, तो ये 20 हो गया। 15 यूनिट प्लस 5 यूनिट 20, 120 एंड 60, ये हो गया 180, 180। बस यही पूछा था कि स्टॉक में चेंजेस क्या है। तो स्टॉक में चेंजेस क्या हुआ, हमारे पास अल्टीमेटली पूरे जैन में कुछ रिसिप्ट, कुछ इशू के बाद बैलेंस बचा है 20 यूनिट और उसका वैल्यू है 180। हमें वेटेड एवरेज करने के लिए कहा गया तो हम लोगों ने वेटेड एवरेज कर डाला। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो क्या है, फोर्थ नंबर। यहाँ पर और एक क्वेश्चन है, इफ ए वेटेड एवरेज प्राइस इज कैलकुलेटेड एट द एंड ऑफ each month and is then used for pricing the issue of that month, what will be the value of month end balance? ठीक है, अच्छा, तो हमें बोल रहा है कि अगर हम लोग वेटेड एवरेज प्राइस मेथड यूज कर रहे हैं क्या कैलकुलेट करने के लिए, इज कैलकुलेटेड एट द एंड ऑफ ईच मंथ, मतलब जैन के एंड में हम लोग वेटेड एवरेज यूज करेंगे, फेब के एंड में, मार्च के एंड में अगर हम लोग यूज करते हैं, एंड इज देन यूज्ड फॉर प्राइसिंग द इशू ऑफ दैट मंथ, और वो प्राइस अगर हम लोग यूज करेंगे इशू प्राइस के हिसाब से, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द मंथ एंड बैलेंस, मंथ एंड में हमारे पास बैलेंस क्या होगा। तो देखो इसका कैलकुलेशन कैसे करें, तो इसको यहां पर करके दिखाते हैं। फोर्थ पॉइंट, कैलकुलेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ मंथ एंड बैलेंस। अच्छा, तो यहां पर 3 कॉलम करेंगे हम लोग, डेट, क्वांटिटी और वैल्यू। अच्छा, तो अगर हम लोग जैन में देखते हैं तो जैन में हमारे पास कितना कितना स्टॉक था पहले ये चेक करेंगे, और कितना हम लोगों ने इशू किया, और जैन का बैलेंस देख लेंगे। सिमिलरली फेब मार्च इंडिविजुअली करेंगे, ठीक है। तो जैन में हम लोगों ने रिसिप्ट किया है 10, 25, ये 2 रिसिप्ट किया है, और एक बार 30 में रिसिप्ट किया है, ठीक है। तो रिसिप्ट पहले देख लेते हैं, यहाँ पर लिखते हैं 9th ऑफ जैन रिसिप्ट किया हम लोगों ने कितना, 10, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 19th ऑफ जैन, 19th ऑफ जैन इसमें रिसिप्ट किया हम लोगों ने 25। अच्छा, इसका प्राइस बता दो, 10 एट द रेट ऑफ 117 कितना हुआ था, 170। हम लोग चाहे तो यहाँ से भी देख के लिख सकते हैं 170। उसके बाद 420 हो रहा है, उसके बाद 420, 25 जो है 25 एट द रेट ऑफ 10, सॉरी 420 वहां से देख के नहीं होगा, वो तो ऐड किया हुआ है ना, सॉरी ये नहीं होगा, वहां से देखेंगे तो नहीं होगा, ऐड किया हुआ है ना वहां पर। तो 10 एट द रेट ऑफ 17, 25 एट द रेट ऑफ 10, तो 250 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कितना रिसिप्ट हुआ है, उसके बाद 20th में एक ट्रांजैक्शन है बट इशू, और 29th में भी ट्रांजैक्शन है बट इशू। अब हमें 30th जैन का ट्रांजैक्शन देखना है जहां पर हम लोगों ने रिसिप्ट किया हुआ है, और 15 यूनिट एट द रेट ऑफ 8, तो 15 इंटू 8 ये 120 होगा, ठीक है। 15 इंटू 8 वही 120 हो गया। अब टोटल रिसिप्ट देखेंगे, 10 प्लस 25 प्लस 15, तो ये 50 यूनिट हो गया, और प्राइस देख लेते हैं 170, 250 प्लस 120, तो ये 540 हो गया, ठीक है, 540 हो गया। अब हम लोग इशू माइनस कर देंगे, क्योंकि हमें पूछा है हर मंथ के एंड में बैलेंस कितना होगा ये बताओ, अगर हम लोग वेटेड एवरेज फॉलो करेंगे। अच्छा, इशू कितना हो रहा है, एक बार 10 यूनिट्स हो रहा है, एक बार 20 यूनिट्स हो रहा है, तो 10 एंड 20 कितना हो जाएगा, 30, यहाँ पर ऐड करके लिख देते हैं, 30 यूनिट हमारा इशू हो गया, तो बचेगा कितना, 20। अगर हमें एवरेज प्राइस यूज करना है तो बताओ कि कितना यहाँ पर अमाउंट होगा, ठीक है, मतलब एट द रेट ऑफ कितना होना चाहिए, ये हमें पूछा गया है, एट द रेट ऑफ कितना होना चाहिए। तो कितना हो जाएगा, 540 डिवाइडेड बाई 50, वेटेड एवरेज में हम लोगों ने कैसे किया है, 540 डिवाइडेड बाई 50 ना, हम लोग कैसे करके आ रहे हैं, वेटेड एवरेज जितना स्टॉक रहेगा उसका एवरेज वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि मेरे पास पहले 10 यूनिट था, फिर 25 आया, ये 17 रुपए वाला था, ये 10 रुपीज वाला था, लेकिन हम लोगों ने मिक्सड कर दिया, इस वजह से वैल्यू जो है, देखो 17 एंड 20 इंडिविजुअल जो बैलेंस था वो बाद में जाके 25 रुपए हो गए। ये देखो 420 डिवाइडेड बाई 35 ना,
420 डिवाइडेड बाई 35 किया तो हमें पता चला 12 रुपए करके, तभी तो इशू 12 रुपए में किया। यहाँ पर हमें मंथली करने बोला है इस तरह से कि हर एक मंथ का अगर हम लोग वैल्यूएशन वेटेड एवरेज से करते हैं तो वैल्यू कितना होगा, तो उसके लिए टोटल हमारे पास कितना स्टॉक है हम लोगों ने देख लिया, उसका वैल्यू कितना है। तो अभी बताओ अगर हम लोग सारा स्टॉक को कंबाइन कर देंगे तो फिर हमारा एट द रेट ऑफ प्राइस कितना आएगा। वैसे तो एट द रेट ऑफ प्राइस अलग अलग है, कभी कभी 17 है, कभी 10 है, कभी 8 है, लेकिन कंबाइन करने के बाद कितना आएगा। 540 डिवाइडेड बाई 50 करके बताओ कितना आ रहा है, कितना आ रहा है बताओ एट द रेट ऑफ 10.8 है ना, 10.8 आ रहा है ना। हाँ 10.8 तो 10.8 इंटू 30, 10.8 इंटू 30 324। अच्छा माइनस करने से 216, तो एक आंसर मिल गया। जैन का बैलेंस 20 रुपीज और 216। सिमिलरली हमें फेब के लिए भी ऐसे ही करना है, तो फेब में देख लेते हैं रिसिप्ट कितना कितना हुआ है। रिसिप्ट हुआ है 20 और 10, तो यहाँ पर लिखते हैं 20 और यहाँ पर 10। 20 एट द रेट ऑफ कितना करके है, डेट है 13th ऑफ फेब, एक डेट है 13th ऑफ फेब, एक है 27th ऑफ फेब, ठीक है। अच्छा और यहाँ पर अमाउंट है 8 एट द रेट ऑफ 8 एट द रेट ऑफ 12, तो एट द रेट ऑफ 8 कितना हो जाएगा, 20 इंटू 8 तो 160 हो जाएगा। नहीं एट 20 एट द रेट ऑफ 12 है, सॉरी एट द रेट ऑफ 12 है, यहाँ पर एट द रेट 12 लिख देता, नहीं तो गलत हो जाएगा। 20 इंटू 12 तो 240, ठीक है। और यहाँ पर भी एट द रेट लिख लेते, देखो लिखने से और भी आसान लगेगा हमें। ये कितना हो रहा है 27, ये हो रहा है 16.9, 16.9 तो ये हो जाएगा 169, ठीक है। अच्छा और ये 13 तारीख और ये 27 तारीख। अच्छा अब इशू, तो पहले ये टोटल कर लेते 30 और ये हो गया 9 4 6 10 2 1 3 4 409, 409, ठीक है। लेस कर देंगे इशू। अच्छा इशू का डेट 28 फेब और क्वांटिटी है 40, क्वांटिटी है 40। अच्छा क्वांटिटी है 40। अच्छा जैन का बैलेंस फेब में लेकिन ब्रॉड डाउन हो जाएगा, ये मैंने नहीं बताया। ये देखो जैन का बैलेंस जो है वो फेब में ब्रॉड डाउन हो जाएगा, तो यहाँ पर ओपनिंग लिख देते, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस क्योंकि जैन में जो बचेगा वो तो फेब में ब्रॉड डाउन हो जाएगा ना, तो जैन का कितना है 20 216, तो इसे भी ऐड कर देते तो ये 50 हो जाएगा। इसे थोड़ा सा चेंज कर लो, जैन का जो फेब का जब ओपनिंग बैलेंस आएगा तो जैन का हम लोग क्लोजिंग बैलेंस ये जो है 216 वो मैंने ले लिया, ठीक है। यहाँ पर 409 प्लस 216 तो ये 625 आ जाएगा, ये भूल गए थे हम लेना 625, ठीक है। अच्छा अब इशू हुआ है 40, नहीं कितना है देख लेते हैं, इशू हुआ है हाँ 40, तो बचा कितना 10। अब इसका वैल्यू बताओ 625 डिवाइडेड बाई कितना करना है 50, बताओ कितना हो जाएगा। 12.5 इंटू 40 इंटू 40 500, तो बचा कितना 125, 125 बचा, ये हो गया 10 यूनिट्स 125। अब मार्च का करना है तो फिर इसे हमें ब्रॉड डाउन करना पड़ेगा, तो पहले ब्रॉड डाउन कर लेंगे, तो यहाँ पर मार्च, ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस जो फेब का है 10 125, 10 125 ये यूनिट और ये अमाउंट। अच्छा फिर उसके बाद यहाँ पर एक ही बार हम लोगों ने परचेस किया, रिसिप्ट किया 20 एट द रेट ऑफ 20, तो 20 ऐड करेंगे परचेस जो किया है रिसिप्ट और क्या 30th ऑफ मार्च, तो 20 एट द रेट ऑफ 20 तो 400, तो यहाँ पर कितना हो गया 20 और 10 30 और ये 400, ये हो गया 525 और कुछ नहीं था रिसिप्ट। और इशू हुआ है 31st ऑफ मार्च को, लेस 31st ऑफ मार्च इशू 20 यूनिट,
तो बताओ प्राइस कितना हो जाएगा, बचा तो 10 बैलेंस, यहाँ पर एट द रेट कितना होगा बताओ। 17.5। करेक्ट 17.5, 525 डिवाइडेड बाई 20, 30, 525 डिवाइडेड बाई 30, 17.5 इंटू 20, तो ये हो गया 350 माइनस 525, तो 175, ठीक है 175। तो इंडिविजुअली हम लोगों ने सबका बैलेंस जो है वो कैलकुलेट कर लिया, इंडिविजुअली कितना बैलेंस होगा। तो देखो इस तरह से भी हमें क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन अगर हमें वेटेड एवरेज पता है तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है। वो यहाँ पर ऐसे बोला था, इफ वेटेड एवरेज प्राइस इज कैलकुलेटेड एट द एंड ऑफ ईच मंथ, मतलब मंथ के एंड में वेटेड एवरेज प्राइस एप्लीकेबल करो, ठीक है। कि क्या कैलकुलेट करने के लिए, मंथ के एंड में क्या देखना है कि हमारे पास कितना स्टॉक बचा है, कुछ है क्या बचा हुआ, अगर बचा हुआ है तो कितने वैल्यूएशन का है, कितने रुपीस का स्टॉक बचा हुआ है, तो वो अप्लाई करना है एट द एंड ऑफ द मंथ, एंड इज देन यूज्ड फॉर प्राइसिंग द इशू ऑफ दैट मंथ, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द मंथ एंडेड बैलेंस। तो ये इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो वेटेड एवरेज जो मेथड हमें पता है उसे हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, एक लास्ट यहाँ पर है 12th नंबर। अच्छा, इसका भी पूछा है रीऑर्डर लेवल, तो बताओ इसका रीऑर्डर लेवल क्या होगा। आरओएल मतलब क्या होता है, मैक्स यूटी होता है, तो बताओ मैक्स यूटी। तुम लोग सिर्फ मुझे डेटा बताओ, आंसर नहीं भी बताओगे तो चलेगा। मैक्स यूटी में क्या क्या पुट करेंगे ए और बी के लिए, आरओएल और, अच्छा मैक्सिमम, हाँ 75 इंटू 6, अच्छा ये ए के लिए, फिर बी के लिए कितना हो जाएगा, सही है 75 इंटू 6, बी के लिए 75 इंटू 4, ये हो गया। अच्छा, मिनिमम लेवल, मिनिमम में क्या हो जाएगा, आर ओ एल माइनस नॉर्मल यूटी, ठीक है नॉर्मल यूटी। तो आर ओ एल ए का कितना है, ये इंटू करेंगे तो पता चल जाएगा, 75 इंटू 6, ये हो गया 450, और नॉर्मल यूसेज इंटू नॉर्मल टाइम, बताओ नॉर्मल यूसेज कितना हो जाएगा 50, और नॉर्मल टाइम कितना हो जाएगा, इन दोनों का एवरेज। मुझे तो, हाँ मुझे तो लग रहा है सेम ही है क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, मिनिमम ये हो गया, सेम इसी तरह से हम लोग बी के लिए भी अप्लाई कर सकेंगे। बी में नॉर्मल यूसेज 50 हो जाएगा, और नॉर्मल टाइम कितना हो जाएगा 3, 4 प्लस 2 का एवरेज 3 हो जाएगा, 3 वीक, ठीक है। और यहाँ पर इंटू करके आरओएल हमें मिल ही जाएगा, तो मिनिमम हो गया। और मैक्सिमम में क्या करना है, आरओएल जो हम लोगों को पता है यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग, प्लस आरओ क्यू क्वेश्चन में गिवन है, ये देखो 300 500 अप्लाई करना है, और माइनस करना है मीन यूटी मतलब मिनिमम यूसेज 25 इंटू मिनिमम टाइम 4, और एक में हो जाएगा 25 इंटू 2, ये लगभग सेम ही है, ठीक है। और एवरेज स्टॉक जैसे हम लोगों ने किया था, सेम क्वेश्चन है, सिर्फ थोड़ा सा डेटा इधर उधर हो सकता है, बाकी। मैम स्टॉक वाला नहीं किया। हाँ, कौन सा वाला, सेफ्टी स्टॉक। सेफ्टी स्टॉक बोल के। हाँ सेफ्टी स्टॉक का भी है, देखते हैं यहाँ पर है कि नहीं, अगर नहीं है तो करवा देंगे दूसरे जगह से, डेटा कलेक्ट करके। यहाँ पर है अगर तो यहाँ पर भी करवा सकते हैं। अच्छा, ये बता सकते हो, ये एक बार देखो, अनिल कंपनी बाई इट्स एनुअल रिक्वायरमेंट 36,000 यूनिट्स इन 6 इंस्टॉलमेंट, 6 बार में ये खरीद रहा है। 36,000 यूनिट का जो हर साल का रिक्वायरमेंट है वो 6 बार में खरीद रहा है। ईच यूनिट कॉस्ट ₹1 एंड द ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 25, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना हुआ है 25, द इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट इज 20% यूनिट वैल्यू, 20% यूनिट वैल्यू, फाइंड द टोटल एनुअल cost of the existing inventory policy, how much money can be saved by using EOQ। तो पहले EOQ कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 2 इंटू AC इंटू OC डिवाइडेड बाई कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। अच्छा एक बार बताओ कैरिंग कॉस्ट कितना हो जाएगा, 20% कितने रुपीस पे लगा है, ईच यूनिट कॉस्ट कितना है, ₹1। कैरिंग कॉस्ट हमेशा परचेज प्राइस पे होगा, नोट डाउन कर लो, कैरिंग कॉस्ट हमेशा परचेज प्राइस पे होगा, कैरिंग कॉस्ट इज अप्लाइड ऑन परचेज प्राइस। तो यहाँ पर कैलकुलेट करके जितना आएगा वो अमाउंट हो जाएगा EOQ। अच्छा, उसके साथ साथ हमें बोला गया है कि टोटल परचेज प्राइस बताओ,
तो बताओ तो कैसे परचेस प्राइस निकाले। टोटल परचेस प्राइस में परचेस प्राइस आएगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट आएगा और कैरिंग कॉस्ट आएगा। बताओ परचेस कॉस्ट कितना होगा, कितना खरीदना है, 36,000 यूनिट, एक एक यूनिट का प्राइस कितना है? बताओ कितना करके है? 1 है। 1 है तो इंटू 1 कर देंगे। कैरिंग कॉस्ट कैसे हो जाएगा, हाफ इंटू यो क्यू इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। अच्छा यो क्यू तो हम लोगों ने कैलकुलेट किया नहीं है, यहाँ आंसर से हम लिख देते 3000 आ रहा है, ठीक है। तो 3000 और कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कितना आएगा, ये वाला 1 इंटू 20%। तो जितना अमाउंट आएगा और ये अमाउंट और ऑर्डरिंग कॉस्ट मतलब जितना सारा ऑर्डर करना है, यहाँ पर बता भी दिया है देखो कितना ऑर्डर करना है। या फिर हम लोग ऑर्डर कैलकुलेट भी कर सकते हैं, 36,000 डिवाइडेड बाई 6,000 नहीं 3,000। नहीं अच्छा एक मिनट, ये 3,000 हो रहा है तो देख लेते हैं यो क्यू कितना हो रहा है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी तो हाँ अच्छा मैम हो रहा है। हाँ अच्छा ये 3,000 हो रहा है, अच्छा 36,000। अच्छा ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या हो जाएगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम होना चाहिए, तो नंबर ऑफ ऑर्डर और ऑर्डरिंग कॉस्ट है 25 रुपया करके, और यहाँ पर बोला 6 इंस्टॉलमेंट्स। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर 6 इंस्टॉलमेंट भी लिख सकते हैं, लेकिन आना भी चाहिए, एक मिनट देख लेते हैं। 6 इंटू 25 तो ये हो जा रहा है 150 रुपया। यहाँ पर बोला है ना 6 इंस्टॉलमेंट में हम लोग जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कर सकते हैं, लेकिन 6 इंस्टॉलमेंट क्या हो रहा है, 36,000 यूनिट हमें रिक्वायरमेंट है पूरे साल में। अच्छा और यूनिट्स इन 6 इंस्टॉलमेंट, 6 इंस्टॉलमेंट में, तो वैसे तो 3,000 से डिवाइड करने से तो 6 इंस्टॉलमेंट नहीं हो रहा है, 12 इंस्टॉलमेंट हो रहा है। ओ अच्छा हाँ ठीक ही तो है, मैंने कुछ गलत ही देख लिया। हाँ तो ये देखो 12 इंस्टॉलमेंट का ही करेंगे, देखो ये यहाँ पर ये अच्छा यहाँ पर बोला है कि 6 इंस्टॉलमेंट में कर रहा है, अगर यो क्यों करे तो सेव होगा कि नहीं, चलो ये पूछा था हमें। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना हो जाएगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट हो जाएगा 36,000 डिवाइडेड बाई 3,000, तो 12 इंस्टॉलमेंट हो जाएगा, मतलब 12 टाइम्स ऑर्डर किया जाएगा 3,000 के हिसाब से इंटू 25, तो ये 300 हो जाएगा, ठीक है। ये अकॉर्डिंग टू यो क्यू आ गया, ये अकॉर्डिंग टू यो क्यू आ गया। और अगर हम लोग एग्जिस्टिंग पॉलिसी में चलते हैं तो परचेस प्राइस उतना ही रहेगा। अच्छा कैरिंग कॉस्ट क्या हो जाएगा, कैरिंग कॉस्ट हो जाएगा हाफ इनटू यहाँ पर हम लोग कितना ऑर्डर कर रहे हैं एट ए टाइम, अगर हम लोग 6 इंस्टॉलमेंट में मंगा रहे हैं 36,000 का रिक्वायरमेंट फुलफिल करवाने के लिए, तो हम लोग एट ए टाइम कितना यूनिट ऑर्डर दे रहे हैं ये बताओ। जो हमारा नॉर्मल सिस्टम 6,000, जो हमारा नॉर्मल सिस्टम चल रहा है वो 6,000 के बेसिस पे चल रहा है, तो हाफ इंटू 6,000 इंटू 1 इंटू 20%, इसमें तो कोई फर्क नहीं बताया है, ठीक है। कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट में क्या चेंजेस हो जाएगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट में चेंजेस हो जाएगा, यहाँ पर ऑर्डर जब किया जा रहा है तो 36,000 डिवाइडेड बाई 6,000 या फिर 6 इंस्टॉलमेंट, डायरेक्टली हम लोग कर सकते हैं कि एग्जिस्टिंग पॉलिसी बता रहा है 6 इंस्टॉलमेंट में ये लोग खरीद लेगा, और इंस्टॉलमेंट पर इंस्टॉलमेंट का खर्चा पड़ जाता है 25 रुपए करके, तो 25 इंटू 6 तो ये 150 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें टोटल करके चेक करना है कि किस में बेनिफिट है और किस में नहीं है। जैसे देखो ये तो 36,000 आएगा, दोनों दोनों केस में ही ये 36,000 आएगा। अच्छा इसमें ये कितना आ रहा है 3,000 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 इंटू 20%, तो ये 300 आ गया, और ये हम लोगों ने देखा कितना आया 300, तो 300 प्लस 300 प्लस 36,000, तो ये 36,600 हो गया। अब इसका चेक करो ये 150, और ये कितना हो जाएगा 6,000 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 20%, तो ये 60 रुपीज प्लस 150 प्लस 36,000, तो ये हो गया 36,210। तो बताओ क्या यो क्यू में चलना चाहिए या फिर क्या करना चाहिए, या नहीं एक मिनट ये कुछ गलत हुआ है क्या मेरा, यहाँ पर टैली नहीं हुआ, ये 150 ठीक है, ये 600 होगा क्या,
6000 डिवाइडेड बाई 2, 3000 इंटू 20%। अच्छा ये 600 हो रहा है, तो 600 प्लस 150 प्लस 36,000, तो 36,000 ये आ रहा है जो नॉर्मल सिचुएशन चल रहा है 36,750, और ईओक्यू के हिसाब से आ रहा है 36,600। तो क्या हमें ईओक्यू यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और कितना हमारा सेविंग्स हो रहा है? ये ईओक्यू के हिसाब से, ये देखो जहां जहां मैंने 3000 यूज किया है ना, वो ईओक्यू के हिसाब से है। तुम लोग को याद तो है ना परचेज प्राइस कैसे कैलकुलेट करेंगे, पर यूनिट का जितना होगा, परचेज प्राइस दोनों में सेम है 36,000। अच्छा, कैरिंग कॉस्ट हाफ इंटू ईओक्यू इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, हाफ ईओक्यू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। यहाँ पर भी हाफ ईओक्यू, ईओक्यू मतलब एट ए टाइम कितना ऑर्डर कर रहे हैं, अभी तो हम लोग एट ए टाइम 6000 ऑर्डर कर रहे हैं ना, 6 बार कर रहे हैं, तो इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। और ऑर्डरिंग कॉस्ट नंबर ऑफ ऑर्डर इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट 25 है। यहाँ पर तो 6 बार ऑर्डर कर रहे हैं जो भी सिचुएशन चल रहा है, लेकिन हम लोग प्रीवियस ईओक्यू में शिफ्ट होने से हमारा नंबर ऑफ ऑर्डर बढ़ रहा है। 36,000 यूनिट हम लोग 3-3 हजार करके मंगवाएंगे तो वो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए देखो यहाँ पर ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ गया, ये दोनों तो रिवर्स होता है ना, एक बढ़ेगा तो एक घट जाएगा। तो यहाँ पर देखो ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट इक्वल हो गया है ना, ये देखो 300, यहाँ भी 300, यानी ये हम लोग ईओक्यू अप्लाई कर रहे हैं। तो ईओक्यू में 36,600, बट विदाउट ईओक्यू 36,750, यानी 150 अभी हम लोग एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं। अगर हम लोग ईओक्यू में शिफ्ट हो जाएंगे तो हमारा 150 जो है वो कम हो जाएगा, 150 रुपीज जो है वो कम हो जाएगा। ऐसा हम लोगों ने सम्स कुछ किया भी है, तो वहां भी तुम लोग इसे एक बार देख सकते हो कि कैसे करवाया था मैंने, और अभी भी मैंने बताया, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन में थोड़ा सा लैंग्वेज घुमा के दिया है 6 इंस्टॉलमेंट, तो ये सब चीज तुम लोग को थोड़ा ध्यान रखना है, बाकी प्रोसेस में कोई चेंजेस नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14, एनुअल डिमांड ऑफ एन आइटम, एनुअल डिमांड ऑफ एन आइटम 3,200, ईओक्यू पूछा है ना, तभी हम ईओक्यू का फॉर्मूला लगाना स्टार्ट कर दिए। 2 इंटू ए सी इंटू ओ सी, बताओ ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है। द यूनिट कॉस्ट इज 6 एंड इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट इज, अच्छा यहाँ पर थोड़ा कट हो गया, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट इज 25% पर एनम, ये है 25% पर एनम। इफ द कॉस्ट ऑफ वन प्रोक्योरमेंट इज 150, तो बताओ क्या क्या लिखे। 2 AC OC, ऑर्डरिंग कॉस्ट बताओ कितना होगा। करेक्ट, 150। अच्छा, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कितना हो जाएगा, 6 रुपीज पे, अभी मैंने बताया ना हमेशा परचेज प्राइस पे अप्लाई होता है, इंटू 25%, ठीक है। तो कितना आंसर आएगा, इसका आंसर आ जा रहा है, हम एक बार आंसर से ही लिख देते हैं, 800 यूनिट आ जाएगा, ठीक है। अब बताओ नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर कितना होगा, एक साल में अगर हम लोग 800 करके लेंगे तो कितना बार ऑर्डर करेंगे, 3,200 का रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए कितने बार हमें ऑर्डर करना पड़ेगा, नंबर ऑफ टाइम्स। 4 बार करना पड़ेगा। 4 बार, 3,200 डिवाइडेड बाई 800, 4 टाइम्स, ठीक है। अच्छा, अब टाइम बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव ऑर्डर, मतलब 4 बार जो पूरे साल में करेंगे ना, ये देखो 1 2 3 4 बार ऑर्डर करेंगे पूरे साल में, तो एक बार ऑर्डर किया, फिर कितने दिन बाद सेकेंड ऑर्डर जनरेट हो रहा है, वही होता है टाइम गैप बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव ऑर्डर। तो बताओ कितना टाइम गैप होगा 2 कंसेक्यूटिव ऑर्डर के अंदर, तो पूरे 3 months। 3 मंथ्स, क्योंकि पूरे महीने में 12 महीना होता है, 12 मंथ्स होता है, और हम लोग 4 टाइम्स ऑर्डर करने वाले हैं, तो 3 मंथ्स के गैप में करेंगे। तो पहला अगर जैन में ऑर्डर होगा तो दूसरा हो जाएगा, मतलब ये क्वार्टरली जैसा हो गया ना, तो फिर जैन फेब मार्च, ये फिर मतलब अप्रैल के स्टार्ट में होगा, ठीक है, अप्रैल के स्टार्टिंग टाइम में होगा। तो टाइम गैप बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव ऑर्डर का मतलब यही होता है, जितना भी ले लो, मंथ्स ले लो, ईयर या फिर 12, जैसे मैंने 12 मंथ्स लिया है, तुम लोग 365 भी चाहो तो ले सकते हो, तो डेज के हिसाब से तुम्हें आंसर मिल जाएगा। 365 डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स, 365 डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स करोगे तो 91.25 आ जाएगा, यानी इतना डेज हो जाएगा। और देखो 3 मंथ्स गैप हो रहा है ना, तो 3 मंथ्स मतलब कितना होता है, 3 इंटू 30 90 होता है, लेकिन बीच में एक दिन ऐसा भी तो आ जाएगा ना, जैसे जैन में 31 दिन होगा, 31 डेज, फेब में 28 या फिर 29 होगा, डिपेंड कर रहा है लीप ईयर है कि नहीं है, और मार्च का हो जाएगा
31, ठीक है। तो ये देखो 31 प्लस 31 ये 62 हो गया, और अगर 28 होगा तो 90 डेज हो जाएगा, और 29 होगा तो 91 डेज हो जाएगा, ठीक है। अब 0.25 में अगर ये हम लोग इग्नोर करते हैं तो भी हमारा डेज इस तरह से फुलफिल हो जाएगा। तो जैसा लोगे उस तरह से आंसर लिखना है। बाकी तुम लोग के पास ऑप्शन रहेगा, अगर ऑप्शन डेज में है तो तुम लोग डेज लेके कैलकुलेट करोगे, और अगर मंथ में है तो मंथ लेके कैलकुलेट करना, ठीक है। अच्छा, और ये 15th यहाँ पर बोला है, ये भी सेम ऐसा ही एक क्वेश्चन दिया है 15th। अच्छा, और यहाँ पर ये हो जाएगा 16th, ये मैंने करवा दिया है टैब्यूलर मेथड वाला, ठीक है। अच्छा, 17 भी मेरा करवाया हुआ है मेटेरियल परचेज प्राइस, ठीक है। 18 भी मैंने करवाया है क्लास में, ठीक है। ये तुम लोग सारा चीज एक बार देख सकते हो। 19th वाला जो है, 19th वाला जो है 19th, और ये लास्ट बचा 20। अच्छा, 19 और 20 ये मैंने यो क्यू का नहीं करवाया, तुम लोग ये एक बार देख सकते हो, ठीक है, करके। अगर प्रॉब्लम होता है, ठीक है, प्रॉब्लम होता है तो मुझसे पूछना, हम बता देंगे क्या आंसर होगा। और ज्योति ने जो कहा सेफ्टी स्टॉक वाला वो भी हम लोग करेंगे, और उसके साथ ये दो क्वेश्चन भी लास्ट दिन एक बार देख लेंगे, और सेफ्टी स्टॉक का भी हम लोग एक क्वेश्चन ले लेंगे और उससे भी एक बार देख लेंगे कि सेफ्टी स्टॉक में क्या होगा। और उसके साथ थोड़ा वो स्टोर लेजर बीन कार्ड वो बाकी रह गया, उसे भी थोड़ा बता देंगे कि कैसे होगा, उसका थियोरिटिकल जो मैटर है। लेकिन तुम लोग ये पूरा जो मैथमेटिकल है ये पूरा कंप्लीट करो। मैंने तो पूरा कंप्लीट करवा ही दिया, ठीक है, लेकिन सिर्फ 19 20 मैंने अभी तक नहीं करवाया, बाकी सब करवाया हुआ है। और जो एक दो नहीं करवाया हुआ था वो भी मैंने आज करवा दिया। तो तुम लोग 19 नंबर और 20 नंबर ये भी तुम लोग एक बार करके देखना, ये हो जाएगा, क्योंकि यो क्यू रिलेटेड है और मैक्सिमम मिनिमम लेवल ये सब दिया हुआ है। नहीं होगा तो मुझे बताना। और नेक्स्ट दिन हम लोग सेफ्टी स्टॉक और ये एवरेज, सॉरी, बीन कार्ड, स्टोर लेजर, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन मेथड और परपेचुअल स्टॉक मेथड, ये चार चीज मुझे अभी भी बताना बाकी है। तो ये चार चीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। लेकिन तुम लोग ये प्लीज करना, तब मुझे पता चलेगा कि तुम लोग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, चलो आज यहीं तक करते हैं।